हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम सारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस लेंगे, डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू, जहाँ पे आप जाके इंटरव्यू को एक लेवल तक क्लियर कर सकते हो। सो बिफोर आई स्टार्ट विथ, मेरा सिविल ब्रेन्स के नाम से एक ऐप है, तो डेफिनेटली उस ऐप को आप डाउनलोड करिए। वहाँ पे हमने बहुत सारे कोर्सेज को बना के रखा है। इन द सेम में मैंने एक फ्री कोर्स भी दिया है, यू कैन एनरोल इन दैट एंड स्टार्ट टू अपग्रेड योर नॉलेज। तो इसका क्यूआर कोड है। इफ क्यूआर कोड इज नॉट वर्किंग, गो एंड डाउनलोड सिविल ब्रेन्स ऐप। तो वहां से आपको ये सारे कोर्सेज और फ्री कोर्स मिल जाएंगे। सो व्हाई यू शुड एनरोल इन द कोर्सेज, देखो, मैंने यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस बना के रखूंगा यूट्यूब से, इवन मैनी अदर यूट्यूब चैनल से भी आपको वीडियो मिल जाएंगे। कहीं ना कहीं अगर आपका लक अच्छा है ना, आप इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो। बट once you clear the interview, once you start to work, definitely you cannot sustain in any work unless and until आपके पास वो knowledge नहीं है। तो definitely enroll in the courses will help you to reach to that level where you can sustain in the industry। ठीक है, चलो डन। Now we'll start with few of the questions। मैं random questions लेते चला जाऊंगा so that you'll get an understanding। ठीक है, so this question, अभी तो मैं दो टाइप का क्वेश्चंस ले रहा हूँ। एक एकदम फ्रेशर लेवल पे भी क्वेश्चन ले रहा हूँ, और जिनको लेट से 1-2 साल का एक्सपीरियंस है उनको भी मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो मान लो अगर कोई एक साल 2 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा है, दे विल डेफिनेटली आस्क यू कि स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट क्या होते हैं। सो बेसिकली वी हैव 3 स्टेजेस, वन इज प्री कंस्ट्रक्शन, फिर होता है आपका कंस्ट्रक्शन, एंड फिर होता है आपका पोस्ट कंस्ट्रक्शन। ये तीन आपको पता होना चाहिए कि स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होते हैं। एंड समटाइम्स दे विल आस्क यू, मुझे एक्सप्लेन करोगे प्री कंस्ट्रक्शन में आप क्या करोगे। जो भी चीज आप कंस्ट्रक्शन से पहले करते हो, जैसे प्लान बनाना, उसका स्ट्रक्चर डिजाइनिंग करना, फिर उसके बाद गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना, एंड उसके बाद आपका प्लानिंग करना, प्रोजेक्ट प्लानिंग करना, ये सब आपका प्री कंस्ट्रक्शन स्टेज में आएगा। कंस्ट्रक्शन स्टेज में क्या आएगा, डेफिनेटली एक्सकवेशन करोगे, उसके बाद पूरा बिल्डिंग का एग्जीक्यूशन करोगे। जब आप एग्जीक्यूशन करोगे, आप उसका मॉनिटर भी करोगे ना, कितना काम हुआ, कितना हमने प्लान किया था, अभी तक कितना हुआ है, कितना बाकी है। ये सारी चीजें आप मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में करोगे। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट का कमीशनिंग करोगे। ठीक है, मतलब प्रोजेक्ट को आप हैंड ओवर करोगे। एंड बिफोर हैंडिंग ओवर, आपको थोड़ा, अगर मान लो कोई इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हो, तो कोई मशीनरी आपने सेटअप किया, तो उसको सही से कमीशनिंग करना आना चाहिए। ये सब हम कंस्ट्रक्शन में करेंगे। नेक्स्ट होता है पोस्ट कंस्ट्रक्शन। एक बार आपने कंस्ट्रक्शन खत्म कर लिया, उसको प्रोजेक्ट को क्लोजर तो करना पड़ेगा ना। आपने जहां से भी इलेक्ट्रिसिटी लिया होगा, जहां जहां से आपने परमिशन लिया होगा, वो सारी चीज आपको क्लोज करके देना पड़ेगा। जो भी बिल आपको कॉन्ट्रैक्टर को देना था, फाइनल आरए बिल एंड यू हैव टू फिनिश इट। ठीक है, एंड फाइनली वंस द क्लाइंट विल टेक इट, ही इज गोइंग टू स्टार्ट द ऑपरेशन ऑफ दैट। बस ये चीज आपको याद रखना चाहिए, रेस्ट ऑल थिंग्स नॉट रिक्वायर्ड। नाउ विल गो टू द वेरी फ्रेशर लेवल क्वेश्चन, वेरी फ्रेशर लेवल। अगर आप बहुत फ्रेशर हो, जस्ट इफ इट इज द फर्स्ट इंटरव्यू, डेफिनेटली दे लास्ट क्योंकि सीमेंट क्या है, कंक्रीट क्या है, आरसीसी क्या है, वी ऑल नो दैट, बट स्टिल आई एक्सप्लेन अगेन। सो व्हाट इज सीमेंट? सीमेंट एक बाइंडर होता है, जो आपका कोर्स एग्रीगेट और आपका जो फाइन एग्रीगेट है ना, उसको बाइंड करके रखेगा। ठीक है, तो फिर कंक्रीट क्या है? कंक्रीट इज अ मिक्सचर ऑफ कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, सीमेंट, उसमें आप पानी ऐड करो, वो एंटायर मिक्सचर जो बनेगा ना, दैट इज कॉल्ड एज कंक्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन ही विल आस्क यू, तो फिर हम आरसीसी में क्यों जाते हैं जब हमारे पास कंक्रीट है? व्हाई शुड आई गो विथ आरसीसी? यू शुड टेल दैट। देखो, जब आप आंसर बोलते हो ना इंटरव्यू में, एक एक मिनट का आंसर जरूरत नहीं है, नो बडी इज इंटरेस्टेड। मेक इट शॉर्ट एंड क्रिस्प, सो दैट विद इन लेट्स से 15-20 सेकेंड्स के अंदर यू आर डायरेक्टली ऑन टू द पॉइंट। ठीक है, तो आपको बोलना है कि सर, कंक्रीट का एक नेचर है जो कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है पर टेंशन में वीक होता है। बट हमारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें सारे टाइप्स के फोर्सेस आते हैं, कंप्रेशन भी आएगा, टेंशन भी आएगा, एवरीथिंग विल कम। सो इन ऑर्डर टू मेक अवर कंक्रीट स्ट्रांग इन टेंशन, हम रीबार को इंट्रोड्यूस करेंगे। द प्रोसेस ऑफ एम्बेडिंग अ रीइंफोर्समेंट बार इनटू द कंक्रीट इज कॉल्ड एज आरसीसी। ठीक है, ये आपको बोलना चाहिए कि कंक्रीट हमारा कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है, टेंशन में वीक होता है, दैट इज हम रीबार को इंसर्ट करेंगे। पर रीबार दोनों लेगा, इट्स नॉट कि रीबार सिर्फ टेंशन लेगा, रीबार कैन टेक कंप्रेशन एंड ऑल्सो द टेंशन, बट विल यूज मोर फ्रॉम टेंशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, दिस आंसर यू शुड नो। फाइन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे लास्ट क्यों, तो स्टील ही क्यों यूज करना है? अगेन वेरी वन क्लियर आंसर विच यू टेल दिस, विच यू हैव टू टेल इज, सो जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन होता है कंक्रीट और स्टील का ऑलमोस्ट सेम होता है। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन हम क्या करेंगे, स्टील के साथ ही हम जाएंगे। हमारे पास एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, कॉपर है, ब्रॉन्ज है, वो भी हम ले सकते थे ना। बट द थिंग इज, उनका जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन है ना, वो बहुत वेरिएशन है। सो दैट इज वाई विल नॉट गो विद अदर देन स्टील, हम किसी और के साथ नहीं जाएंगे। नहीं, विल आस्क यू व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, तो आप उनको एक्सप्लेन कर, देखो इंटरव्यू में ना, आप जितना अच्छे से वहां पे एक्सप्लेन कर पाओगे, दैट इज बेटर। इंस्टेड ऑफ टेलिंग इट, यू कैन जस्ट क्रिएट अ काइंड ऑफ मॉडल, और आप हाथ से ऐसे एक्सप्लेन करके बता सकते हो। दैट विल क्रिएट मोर इम्पैक्ट। देखो, जब आप इंटरव्यू में जाते हो ना, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू टेल ऑल द आंसर। अगर 10 क्वेश्चन पूछ रहा है, तुम 6-7 भी आंसर दोगे ना, दैट इज इनफ। पर
आपको आंसर देने के लिए कोशिश करना है, इवन दो इट्स रॉन्ग इट डजेंट मैटर, क्योंकि आगे वाला इंटरव्यू जब व्हेन द पर्सन वन सिट्स इन फ्रंट ऑफ यू, वो ये भी देगा कि आप आंसर कैसे दे रहे हो, आप कैसे थिंक कर रहे हो, वो भी मैटर करेगा। ठीक है, इट्स नॉट ओनली द राइट आंसर शुड कम। ओके फाइन, अब वो पूछेगा तो आप ऐसे कोई एक रबर इरेजर इरेजर ले लो, कुछ भी ले लो, तो बताओ सर मान लो ये मेरा कंक्रीट का पीस है, ठीक है, अगर मान लो इसका मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो मान लो लेट से 2 mm में इंक्रीज हो गया, दिस इज कॉन्क्रीट। अब तुम एक और मटेरियल ले लो, ये स्टील है सर, इसमें भी अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, मान लो एक सिर्फ 1 mm का एक्सपांड हो रहा है, अगर मान लो इस रूम का टेम्परेचर मैं कम कर दूंगा, ठीक है, तो मान लो ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ये लगभग एक कॉन्क्रीट मेरा 3 mm का कॉन्ट्रैक्ट होगा, एंड स्टील मान लो 2 mm का कॉन्ट्रैक्ट, तो इनका जो चेंज हो रहा है ना, 3 mm 2 mm, वो ज्यादा डिफरेंस नहीं, 1-2 mm का ही डिफरेंस है। सो इसके बिकॉज ऑफ दिस रीजन व्हाट विल हैपन, उनके बीच में एक बॉन्ड बना रहेगा, जब भी, क्योंकि कंक्रीट व्हेन यू पुटिंग अ स्ट्रक्चर इट इज एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर एंड ऑल, सही है ना, तो डेली देयर इज अ वेरिएशन इन द टेम्परेचर, सो बिकॉज ऑफ दैट उनके दोनों के बीच में बॉन्ड बना होना चाहिए, दैट इज व्हाई वी गो विद द कंक्रीट एंड द स्टील। अब तुम कॉपर लोगे, ब्रॉन्ज लोगे, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, लेट्स से कंक्रीट 3 mm एक्सपांड हो रहा है, लेट्स से आपका ब्रॉन्ज 10 mm एक्सपांड, तो 7 mm का डिफरेंस आ गया ना, so because of that cracks may appear, because of the bonding बना रहेगा, स्ट्रक्चर का फेलियर हो सकता है, so that is why we don't go with this rest, ये सारे points which you already know, I'll not explain कि concrete is weak in tension, strong in compression and all those things, ठीक है। दिस इज नॉट, दिस इज व्हाट, ये लोग ये वाला आंसर नहीं चाहिए उनको, उनको सिर्फ एक ही आंसर चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन। नेक्स्ट, अगर आप बहुत फ्रेशर हो, दे आस्क यू ग्रेड्स ऑफ कॉन्क्रीट, ग्रेड्स ऑफ सीमेंट बता देना, यू कैन टेल 33 43 एंड 53। 33 मार्केट में अवेलेबल नहीं है, 43 एंड 53 मेजरली वी यूज 53 ग्रेड ऑफ सीमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क। और 53 क्या है, दैट इज अ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट, ठीक है फाइन। नेक्स्ट अनदर थिंग इज ही आस्क यू व्हाट आर द डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कॉन्क्रीट। तो देखो M5 एंड ऑल नोबडी यूजेस, वो बुक में लिखा होता है, पर M5 कोई यूज नहीं करता है। M7.5 10 15 20 तक हमारा नॉमिनल मिक्स होता है, 25 से लेके 100 120 140 150 तक आपका सब कुछ मिक्स डिजाइन है, ठीक है, दैट इज हाउ इट इज। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है कि ग्रेड ऐसे ऐसे होता है, अगर आप पूछेगा रेशियो बता देना, तो रेशियो याद करके चले जाना। M7.5 के लिए वो होता है 1:4:8, M10 के लिए 1:3:6 होता है, M15 के लिए 1:2:4 होता है, M15 बोला ना, हाँ M15 के लिए 1:2:4 होता है, और M20 के लिए 1:1.5:3 होता है। M25 का कोई रेशियो होता नहीं, इट्स ऑल अबाउट द मिक्स डिजाइन। अब मिक्स डिजाइन कैसे करोगे, देन अगेन आगे देखेंगे, ठीक है, इतना याद रखना। फिर वो पूछेगा कि M क्या है, 15 क्या है, 20 क्या है, यू टेल M मतलब मिक्स होता है सर, और 10 15 20 ये सब हमारा कैरेक्टरिस्टिक, सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं बोलना है, यू शुड टेल कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, जो हमारा 150/150/150 का क्यूब में जब हम लोड लगाते हैं CTM मशीन से, 28 डेज के बाद, क्यूरिंग करने के बाद 20 डेज के बाद जब हम लोड लगाएं, इतने इससे ज्यादा हमें स्ट्रेंथ आना चाहिए, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ इट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इन द सेम वे ही आस्क क्यू कि अलग अलग ग्रेड्स ऑफ रीबार बता दो। अगेन Fe250 इज माइल्ड स्टील विच वी डोंट यूज नाउअडेज, Fe415 इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल, जो भी अवेलेबल है Fe500 550 600 तक, दिस इज जनरली व्हाट वी यूज। फिर वो पूछेगा कि डी का मतलब क्या होता है, कि जब बार के ऊपर इस तरह से डी लिखा रहता है ना, डी का मतलब है डक्टाइल होता है, या डक्ट, इट्स एक्चुअली डक्टाइल दैट ब्रिंग्स इन द डक्टिलिटी, ठीक है। जब आप अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हो, तो इन दैट केस हम ऐसे वाले बार्स को यूज करेंगे जो 500D 550D इस तरह से लिखा होता है, दैट यू हैव टू एक्सप्लेन, दैट्स इट, ठीक है फाइन। नेक्स्ट ही विल आस्क यू डिफरेंट डायमीटर्स ऑफ द बार बताओ, सो अगेन वी नो 8 mm, 6 mm का बार अवेलेबल नहीं है, बट इफ यू वांट द कंपनी विल मैन्युफैक्चर एंड गिव इट टू यू, बट जनरली इन द मार्केट 8 mm से स्टार्ट होता है, 8 10। अगेन जब आप बताओगे ना, 8 बोलने के बाद 25 मत बोलना, 25 के बाद 16 मत बोलना, यू शुड गो इन ऑर्डर, 8 10 12 16 20 25 32 36, फाइन दैट्स इट, इनफ। 30 40 ऑल्सो वी जनरली डोंट यूज, ठीक है फाइन, ये आपको याद होना चाहिए। देन वो पूछेगा आपको वेट बता देना, तो अगेन वेट याद रखने की जरूरत नहीं है, एक फॉर्मूला याद रखना, D² / 162, इतना याद रखोगे तो काफी है। डी मतलब डायमीटर होता है, 162 कांस्टेंट आता है, तो उस हिसाब से अगर आपको 8 mm का निकालना है, तो 8² / 162 करना, आंसर कितना आएगा, ये आएगा 0.395, वो होता है kg/मीटर, इतना याद रखना, जो भी आंसर आप निकाल रहे हो ना, वो kg/मीटर होता है, ठीक है। मान लो उसने पूछा मेरे को 12 mm का सरिया का वेट निकालो, बताओ कितना होगा, सो इंस्टेंटली यू डोंट हैव टू आंसर,
ठीक है, तो आप बोलो सर कैलकुलेटर दे दो, नहीं तो अपने मोबाइल यूज करो। सर पूछो, मैं मोबाइल यूज करके बता दूंगा। तो मेरे को फॉर्मूला पता है, d² / 162। डू द कैलकुलेशन, यू विल एंड अप गेटिंग कितना, 0.888। इनफ, इतना ही बोलना है। ओके, यू आर नॉट देयर फॉर एनी क्विज कॉम्पिटिशन, कोई क्विज कॉम्पिटिशन नहीं चल रहा है। आपको बस पता होना चाहिए कि कहाँ से आंसर आ रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट इन इंजीनियरिंग। आंसर कहाँ से आ रहे हैं वो पता होना चाहिए, आंसर क्या है वो दैट डजंट मैटर। एक आंसर ऊपर नीचे हो सकता है, वी वांट फ्रॉम वेयर द आंसर इज कमिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन विच दे जनरली आस्क इज, एक जो सरिया होता है उसका कितना लेंथ होता है। सो जनरली वो 12 मीटर का होता है एंड लगभग 40 फीट के आसपास आता है। ठीक है, ना ही मैं आस्क यू वन मोर क्वेश्चन, क्योंकि होता क्या है, अगर आप आंसर सारे आंसर दे रहे हो, फिर वो 2-3 डिफिकल्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है। फिर वो पूछेगा ठीक है, मेरा बार का लेंथ है लेट से 5 मीटर, मेरे को ना 12 mm का बार है मेरा, तो आप मेरे को इसका वेट निकाल के बता दो। 5 मीटर का लेंथ है मेरा बार का, तो मेरा 12 mm का बार है, वेट निकाल के बताओ। नाउ यू हैव टू डू अ स्मॉल कैलकुलेशन। क्या करना है, वेरी सिंपल, ये जो 12 mm का जो सरिया है उसका जो वेट निकल के आ रहा है ना, वो है कितना, 0.888। ये तो d² / 162 भी करो, सेम आंसर आने वाला है। सो 0.888 को मल्टीप्लाई करो 5 से, क्योंकि केजी पर मीटर है तो उसने 5 मीटर का बार दिया है। तो 0.888 इंटू 5 करो, जो आंसर आएगा उसका वेट होगा 5 मीटर का बार का। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट, इतना हो गया। चलो, फिर अगेन दे आस्क यू वेरी बेसिक क्वेश्चन की नॉमिनल मिक्स और डिजाइन मिक्स का डिफरेंस क्या है, विच यू ऑलरेडी नो, आई विल नॉट एक्सप्लेन दैट अगेन। बस बता देना कि नॉमिनल मिक्स वो होता है जो M7.5 10 15 20 तक होता है, जो भी M25 से ऊपर होता है वो हमारा डिजाइन मिक्स होता है। नॉमिनल मिक्स में हम वॉल्यूम बैचिंग करेंगे, वॉल्यूम से होता है, जैसे 1 लीटर 2 लीटर, या कोई मान लो आपने कोई बकेट लिया, विद हेल्प ऑफ दैट बकेट वी आर डूइंग मेजरमेंट, दैट इज कॉल्ड एज वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग। पर डिजाइन मिक्स में इट्स ऑलवेज अ वे बैचिंग, 1 किलो मतलब 1 किलो ही हो रहेगा। ठीक है, दैट इज अ डिजाइन मिक्स। फिर नॉर्मल छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन साइट में वी डू नॉमिनल मिक्स, जहाँ पे कोई क्यूब टेस्टिंग स्लम टेस्ट नहीं होता है। बट व्हेन यू आर डूइंग अ डिजाइन मिक्स, टू मेक श्योर कि अपना जो मिक्स डिजाइन आपने जो बनाया है वो सही है या नहीं, उसके लिए फर्स्ट स्लम टेस्ट और क्यूब टेस्टिंग करना पड़ेगा। ओके, एंड अलॉन्ग विद दैट यू कैन इवन ऐड वन मोर पॉइंट, कि डिजाइन मिक्स में जनरली M25 से ऊपर जितना भी हम बनाएंगे, हम उसमें एडमिक्सचर्स को भी ऐड करेंगे। नो द एडमिक्सचर्स कैन बी प्लास्टिसाइजर्स, सुपर प्लास्टिसाइजर्स, ये सब आपके केमिकल एडमिक्सचर्स है। फिर मिनरल एडमिक्सचर कैन बी फ्लाई ऐश, GGBS, सिलिका, फ्यूम एंड ऑल। ठीक है, बस इतना बता देना, इतना पॉइंट्स मैं अपने कोर्स में एक्सप्लेन करता हूँ, बट इंटरव्यू में इतना सब पॉइंट बोलने की जरूरत नहीं है। अब अगेन गोइंग बैक टू माय कोर्स, इफ यू रियली इंटरेस्टेड ये सारी चीज सीखने के लिए, डेफिनेटली डाउनलोड माय सिविल ब्रेन्स ऐप। मेरे कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी का नाम से कोर्स है, ये आपको 30% का ऑफ में आपको 10,000 पे मिल जाएगा। इट हैज मोर देन 400+ आवर्स ऑफ द कंटेंट, जहाँ पे जो चीज मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ ये सब इन डेप्थ में वहाँ पे पढ़ेंगे, हर एक चीज हम यहाँ पे कवर करके देंगे। साइट एग्जीक्यूशन, एस्टिमेशन, ड्राइंग, रीडिंग, BPS, BOQ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्राइमरीरा, MS प्रोजेक्ट, PB स्ट्रक्चर एंड QA/QC का कोर्स, इंटरव्यू प्रिपरेशन का कोर्स, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का कोर्स, एवरीथिंग इज कवर्ड। एंड नो अदर ऑफलाइन ट्रेनिंग और ऑनलाइन ट्रेनिंग विल टीच टू द लेवल व्हाट आई टीच इन माय कोर्सेज फॉर जस्ट 10,500 रुपीज। ठीक है, एंड यू गेट अ लाइफ टाइम एक्सेस, एंड जितने भी मेरे फ्यूचर के कोर्सेज आएंगे वो भी आपको इसके साथ मिल जाएंगे। फाइन, सो वी फिनिश्ड अप टू हियर, बस इतना क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एंड उसके बाद दे में आज, क्योंकि सॉइल का टेस्टिंग कैसे किया जाता है, सर मेनी टेस्ट, बट आप SPT के बारे में, दैट इज स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट के बारे में आप बोल सकते हो, बट ये नॉट रिक्वायर्ड। देखो कुछ क्वेश्चन वो पूछेंगे आपसे, और आप अगर आपसे आंसर नहीं बन पा रहे, लीव इट सर, आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट इट, तो आप बता देना बस, दैट्स इट। बट आई लर्न इट वंस आई जॉइन योर कंपनी एंड डेफिनेटली आई एम गोइंग टू लर्न ऑल दिस थिंग्स, आपको ऐसा बोलना है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट डे लास्ट यू फ्यू मोर क्वेश्चंस, फ्यू मोर क्वेश्चंस कैन बी लाइक, हाँ, ये जो एक्सकर्शन करते हो उसमें आप वर्किंग स्पेस कितना लेते हो, दे कैन आस्क यू अगेन, दिस इज फॉर अ एक्सपीरियंस, जिसको 1 साल का एक्सपीरियंस उनसे पूछा जाता है, फ्रेशर के लिए दे डोंट यूजुअली आस्क। ओके, फाइन। तो फर्स्ट यू एक्सप्लेन कि वर्किंग स्पेस क्या होता है। जब भी हम एक्सकवेशन करेंगे ना, मान लो मेरा फुटिंग का साइज है 2 मीटर बाई 2 मीटर, जब हम एक्सकवेशन करेंगे विल नॉट डू 2 मीटर बाई 2 मीटर, हम कुछ एक्स्ट्रा स्पेस को लेके हम एक्सकवेशन करेंगे। सो दैट एक्स्ट्रा स्पेस इज यूटिलाइज फॉर लेबर्स टू स्टैंड, एंड सेकेंड हमारा जो मटेरियल है उसको रखने के लिए हमें जगह चाहिए, सपोर्ट देने के लिए जगह चाहिए, दैट इज वाई द एक्स्ट्रा स्पेस इज गिवन। तो अगर आपका डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन अप टू 1.5 मीटर है, आप दोनों तरफ 300 mm का एक्स्ट्रा स्पेस ले सकते हो। सो व्हाट डू यू मीन बाय 300 का स्पेस, दैट मीन्स आई पुट इट लाइक दिस, वैसे इमेज नहीं चाहिए, यहाँ पे बता दूंगा। इसलिए मेरा फुटिंग का साइज है ना, तो एक्चुअली मेरे को एक्सकवेशन इतना ही करना था, पर मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा किया, इधर से इतना एक्स्ट्रा किया, इधर से इतना एक्स्ट्रा है, और इधर से इतना एक्स्ट्रा है। ये जो एक्स्ट्रा कितना है, चारों तरफ 300 300 300 300, मतलब दोनों तरफ 300, इधर 300, 600 का एक्स्ट्रा स्पेस हमने लिया है।
अगर मेरा डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन अप टू 1.5 मीटर है, अगर 1.5 मीटर से ज्यादा है तब आपको कितना करना है, 750 तक जाना है। तो 375 इधर और 375 आपको इधर जाना पड़ेगा, विच इज मेंशन इन योर ये वाला बुक, व्हाट इज दैट, सीपीडब्ल्यू स्पेसिफिकेशन में लिखा है। बट इतना याद रखना काफी है। पर क्यों देना है, फ्रॉम वर्किंग स्पेस गिवन फ्रॉम लेबर को रहने के लिए वहां पे, मतलब जस्ट टू स्टैंड एंड डू द वर्क, दैट इज अ मेन इंटेंशन। एंड ऑल्सो आपका जो मटेरियल है उसको रखने के लिए दिया जाता है, ठीक है। फाइन, इतना आपको पता होना चाहिए। These are the questions that you can expect. Now, one question they may ask you logically. Again, ये freshers को नहीं पूछा जाता है, जिसको लेट से 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है। जस्ट टू थिंक कि आप साइट पे कैसे काम करते हो, उसके लिए क्वेश्चन पूछ सकता है। ही कैन गिव अ काइंड ऑफ अ केस स्टडी। मान लो आप साइट पे काम कर रहे थे, आपने एक्सकवेशन किया तो उसमें बहुत पानी आ गया फुटिंग में। सो व्हाट ऑल मेजर्स यू आर गोइंग टू टेक। सो दे कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन ऑल्सो, बट अनलेस वो डिपेंड करेगा कैसे पूछेगा। तो आपको बोलना है कि सर जब भी हम एक्सकवेशन को स्टार्ट करेंगे, वी शुड मेक श्योर कि एक्सकवेशन कब हो रहा है। यूजुअली हम रेनी सीजन में हम काम को स्टार्ट नहीं करेंगे यूजुअली, क्योंकि रेनी सीजन में आपका जो ग्राउंड वाटर टेबल बहुत हाई होता है। तो डेफिनेटली आपने 6-7 फीट का एक्सकवेशन किया, डायरेक्टली वहां पे पानी आने का चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो आपको ये बोलना है कि सर हम जब भी कोई काम करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे, वी मेक श्योर कि रेनी सीजन में अवॉइड करेंगे, कि मुझे पता है कि ग्राउंड वाटर टेबल बहुत हाई होता है, एंड इज एवरी चांस द वाटर में कम एट द टॉप। मान लो नहीं, मेरे को रेनी सीजन में स्टार्ट ही करना है, तो व्हेन आई नो दैट आई वांट टू स्टार्ट दैट इन द रेनी सीजन ओनली, आई नो दैट डेफिनेटली द ग्राउंड वाटर विल नो हाई ऑन अ हायर साइड। एंड मुझे ये भी पता है बेस्ड माई प्रीवियस एक्सपीरियंस कि पानी ऊपर आने का चांसेस है। इन दैट केस आई कीप अ पंप विथ मी, डी वाटरिंग, पानी को डी वाटरिंग करने के लिए आई कीप अ पंप विथ मी। सो द मोमेंट द वाटर स्टार्ट्स कमिंग, व्हाट आई डू इज, मैं एक और पिट बना लूंगा। लेट्स से अगर ये सारे पिट आपका 5-5 फीट का है, मैं 7 फीट का एक और पिट बना के रखूंगा, ताकि पानी आपका इस लेवल से नीचे वाला 7 फीट लेवल में नीचे चला जाएगा। और यहाँ से हम पंप लगा के आई डू द डी वाटरिंग ऑफ दिस। बट अगेन, फ्रेशर को पूछा नहीं जाएगा, डोंट एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन फॉर अ फ्रेशर। बट अगर आपके पास 1, 2, 3 साल का एक्सपीरियंस है ना, इज एवरी चांस दे मे आस्क यू, बिकॉज दिस ऑल आर द क्वेश्चन विच विल कम थ्रू साइट प्रैक्टिस, ठीक है। फाइन, अगेन डोंट वरी, ऑल दिस थिंग्स वी कवर in my course. That is why I tell, no offline and online training institutes will teach you all these things when you join their institutes, क्योंकि ये सब साइट के एक्सपीरियंस थ्रू आते हैं। विथ माई 8 year ऑफ एक्सपीरियंस ये सारी चीज हम अपने कोर्स में कवर करते हैं, सो दैट यू पीपल गेट अ गुड नॉलेज, ठीक है। फाइन, नेक्स्ट, दिस इज इनफ। बाकी बाकी ये सारे क्वेश्चन है, बट अगेन फ्रेशर्स के लिए नहीं पूछा जाएगा। बट डेफिनेटली अगर आपको, आप बोलोगे मेरे को 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, एंड आप बोलोगे मैंने हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर काम किया है, या आप पूछेगे मान लो आपके नॉर्मल स्ट्रक्चर के ऊपर एक्सपीरियंस है, फिर वो पूछेगा हमारा बिल्डिंग हाई राइज के ऊपर है, तो हाई राइज के ऊपर अगर आप जाओगे जो 20-25-30 फ्लोर का है, देन डेफिनेटली लास्ट क्योंकि सीकेंड पाइल क्या है, ये लास्ट क्यों टेंजेंट पाइल्स क्या है, फिर ये लास्ट क्योंकि सोल्जर पाइल क्या होता है, शीट पाइल्स क्या होते हैं, कहाँ पे यूज किया जाते हैं, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू आस्क यू। बट अगेन आई नॉट कवर दैट हियर, नॉट नीडेड, ठीक है। तो जब आप हाई राइज बिल्डिंग करोगे ना, तो ये सारा आपको शोरिंग के मेथड्स आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, शीट पाइल्स इंसर्ट करना, क्योंकि सराउंडिंग एरिया में अगर मूवमेंट हो रहा है व्हीकल का, अगर आप लेट से 15-20-25 मीटर तक नीचे जाओगे, ओके, लेट से 10-15-20 मीटर भी नीचे जाओगे, इज एवरी चांस की सॉइल वहां से कोलैप्स होगा। तो उसके लिए आपको सही से यहाँ पे शोरिंग का मेथड यूज करना पड़ेगा, सो दैट दिस सॉइल नॉट कोलैप्स। दिस इज मेन, अगर आप 2 बेसमेंट 3 बेसमेंट तक जाओगे, यू हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स। एंड डेफिनेटली द लास्ट का क्वेश्चन अगेन, ये देखो ये सारी चीज देखो, यहाँ पे इन्होंने ये पाइल का ड्राइविंग किया था, बट सिंस दे डिड नॉट टेक प्रॉपर मेजरमेंट एंड ऑल ना, सो व्हाट हैपेंड कि यहाँ का पूरा सॉइल यहाँ से कोलैप्स हो गया। मान लो आप एक साइट इंजीनियर हो, देन हाउ वी आर गोइंग टू काउंटर ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। दिस वाज एग्जांपल इन जून 2015 पटना में हुआ था। सो दिस थिंग्स यू शुड बी नोइंग। अगेन डोंट वरी, वी हैव कवर्ड ऑल दिस थिंग्स इन आवर कोर्स, ठीक है। फाइन, तो यहाँ तक हो गया। चलो ये सारे क्वेश्चंस आएंगे आपको। नेक्स्ट, दे आस्क यू फ्यू बेसिक क्वेश्चंस की पीसीसी क्या होता है, पीसीसी का थिकनेस क्या होगा, विच यू ऑलरेडी नो। पीसीसी इज कॉल्ड एज प्लेन सीमेंट कंक्रीट, एंड जो थिकनेस ऑफ द पीसीसी होता है यूजुअली 75 mm होता है, कुछ जगह पे 100 mm दिया जाता है, यू कैन से कि 75 mm और 100 mm। फाइन, दैट इज अ क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट। एंड उसके बाद या वो बीबीएस का क्वेश्चन पूछ सकता है। एंड बिफोर बीबीएस आई विल टेल यू, कवर ब्लॉक के ऊपर पूछेगा कि कवर ब्लॉक क्या है। तो आपको बोलना कि कवर ब्लॉक इसलिए दिया जाता है ताकि हमारा कोई भी रीइंफोर्समेंट है ना एक्सपोज ना हो बाहर की तरफ, और एक्सपोज हो जाएगा इफ इट कम्स इन कांटेक्ट विद द एटमॉस्फेयर, देन व्हाट विल हैपन इज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उस रीबार के अंदर करोजन आएगा, एंड बिकॉज ऑफ द करोजन दैट विल पुट अ प्रेशर ऑन द कंक्रीट। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट स्पेलिंग ऑफ अ कंक्रीट, अगर आप बहुत सारे ओल्ड स्ट्रक्चर्स देखोगे ना, आपको सरिया पूरा जंग खाया हुआ है,
एंड वहां पे जो कंक्रीट है ना वो पूरा नीचे गिरा हुआ है, सो दैट इज कॉल्ड स्पैलिंग ऑफ कंक्रीट। स्पैलिंग ऑफ कंक्रीट क्यों होता है? क्योंकि जब करोजन होता है ना आपके रिबर के अंदर, उसका जो वॉल्यूम ऑलमोस्ट आई थिंक 220 टू 27 परसेंट का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। इट विल इंक्रीज बाय 227 टाइम्स मोर। तो बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर डालेगा। अब प्रेशर जब डालेगा किसके ऊपर डालेगा? कंक्रीट के ऊपर डालेगा। तो कंक्रीट कैन नॉट टेक द टेंशन विच यू ऑलरेडी नो, बिकॉज ऑफ दैट द स्पैलिंग ऑफ अ कंक्रीट विल हैपन। ठीक है, फाइन। ये वाला हो गया। फिर वो पूछेगा कि कवर कितना प्रोवाइड करोगे। फुटिंग में जनरली 50 होता है, पर अगर आप कोई राफ्ट फाउंडेशन कर रहे हो या अगर आप कोई बिल्डिंग सी शोर या पानी के मतलब सी के पास कर रहे हो, इन दैट केस ड्यू टू एक्सट्रीम कंडीशन हमें 75 mm का कवर हमें प्रोवाइड करना होता है, बट जनरली 50 mm काफी होते हैं नॉर्मल घरों में। ठीक है, नॉर्मल बिल्डिंग ऑल्सो। कॉलम में 40 mm का काफी है, बीम में 25 mm काफी है, स्लैब में 20 mm काफी है, स्टेयर केस में 15 से 20 mm का होता है। सो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, फाइन। ये सब कॉलम के लिए सब 40 mm का होता है। फुटिंग के लिए दिस इज 75 mm। जनरली 50 mm भी यूज किया जाता है। ठीक है, फाइन। दैट्स इट एंड सब काफी। नेक्स्ट आपको बीबीएस करना आना चाहिए डेफिनेटली। अगर आप फ्रेशर भी हो, आप ऑफ कैंपस में जा रहे हो, डेफिनेटली वो पूछेगा कि बीबीएस करना, क्योंकि दैट इज व्हाट यू आर सपोज टू डू ऑन द कंस्ट्रक्शन साइड। तो आपको बीबीएस करना आना चाहिए। मेरे बीबीएस का वीडियो मैंने बना के रखा है अपने चैनल में, गो एंड चेक इट आउट। एल्स यू कैन एनरोल इन माय कोर्स, जहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ऑफ कोर्स यूट्यूब में सब कुछ नहीं मिलेगा मेरे चैनल पे आपको, बट इफ यू नो इट्स वेल एंड गुड। ठीक है, तो बीबीएस करना आना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ही विल आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस कि आपको कंक्रीट क्वांटिटी, शटरिंग क्वांटिटी निकालना आता है या नहीं। दैट ऑल्सो विल आस्क यू द मेजरमेंट ऑल्सो। जैसे शटरिंग कैसे मेजर करोगे? शटरिंग हम मेजर करेंगे स्क्वायर मीटर में, कंक्रीट हम मेजर करेंगे क्यूबिक मीटर में। एंड ही लास्ट यू वन क्वेश्चन ऑन द आई मीन इंटरव्यू के टाइम पे, तो एक फुटिंग है जिसका साइज 2 मीटर बाय 2 मीटर बाय डेप्थ आपका 500 mm है, मेरे को इसका शटरिंग क्वांटिटी निकाल के बताओ और मुझे इसका कंक्रीट क्वांटिटी निकाल के बताओ। सो इट्स वेरी सिंपल। कंक्रीट क्वांटिटी के लिए लेंथ पता है, ब्रेड्थ पता है और डेप्थ ऑफ द फुटिंग पता है, तीनों को मल्टीप्लाई करो, वॉल्यूम जो आएगा वो आएगा क्यूबिक मीटर में। ठीक है, शटरिंग क्वांटिटी के लिए आपको पेरीमीटर निकालना होगा। पेरीमीटर का मतलब है, एक फॉर्मूला है, इंस्टेड ऑफ फॉर्मूला रिमेंबर द ट्रिक। ट्रिक क्या होगा? पेरीमीटर, मान लो फुटिंग है 2 मीटर बाय 2 मीटर एंड डेप्थ है आपका 500 mm, तो दिस इज 2 मीटर। ये आपका 2 मीटर है, इसको ऐड करो, फिर ये भी 2 मीटर, 4 मीटर, ये भी 2 मीटर, 6 मीटर, ये भी 2 मीटर, 8 मीटर, तो 8 मीटर। 8 मीटर को मल्टीप्लाई करो डेप्थ से। डेप्थ आपका 0.5 है, 500 में मतलब 0.5, 8 इंटू 0.5 इज 4, राइट। तो 4 स्क्वायर मीटर का शटरिंग हो गया। ठीक है, ये अगर आप फ्रेशर हो तो ऐसा पूछेगा। मान लो आप एक्सपीरियंस्ड हो एंड आगे वाले बंदे को आपको कंफ्यूज करना है, वो बोलेगा फीट में देगा, या वो फीट में देगा, बोलेगा इसको मेरे को एमएम में कन्वर्ट करके दे दो। नाउ यू शुड नो यूनिट कन्वर्शन ऑल्सो। मान लो इंस्टेड ऑफ 2 मीटर बाय 2 मीटर बाय 500 mm, ही विल टेल यू कि मेरा फुटिंग का साइज है 6 फीट बाय 6 फीट बाय 6 फीट बाय लेट्स से 18 इंच। ठीक है, बोलेगा मैंने फीट और इंचेस में दिया है, मुझे इसका आंसर आप शटरिंग का क्वांटिटी मीटर में निकाल के दे दो। सो नाउ यू हैव टू अप्लाई योर यूनिट कन्वर्शन एंड दिस यू विल लर्न वंस यू स्टार्ट गेनिंग एक्सपीरियंस ऑन द कंस्ट्रक्शन साइड। बट फ्रेशर्स के लिए दे विल नॉट आस्क यू, डोंट वरी। अगर पूछेगा देन डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। जनरली दे डोंट गो टू दैट लेवल, उनको पता है कि फ्रेशर है ना, तो इतना सब टफ दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, वो पूछेंगे डी शटरिंग का टाइम कितना होता है। मान लो आपने फुटिंग का कास्टिंग किया, तो कितने घंटे के बाद या कितने दिन के बाद आप इसका डी शटरिंग करोगे। तो जनरली याद रखना, जितने भी वर्टिकल एलिमेंट्स हैं, वर्टिकल एलिमेंट्स मतलब फुटिंग का शटरिंग, कॉलम का शटरिंग, ये सब हम 16 से 24 आवर्स, जनरली 16 काफी होता है, मान लो 20 दिन या एक दिन के बाद हम निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड एज डी शटरिंग टाइम। ठीक है, वो पूछेगा। फिर वो पूछेगा तो फिर इसका कब कैसे निकालो, कॉलम का भी हम यूजुअली 24 आवर्स के बाद कॉलम का जो शटरिंग है उसको निकाला जाता है। बीम के लिए हम यूजुअली क्या करते हैं, बीम का जो बॉटम है वो सब हम मिनिमम 7-10 दिन रखेंगे, उसके बाद उसको निकाल के प्रॉप को रिफिक्स करेंगे। एंड बीम का जो साइड्स को हम शटरिंग बोलते हैं, वो आप तुरंत 24 आवर्स के बाद निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। पर स्लैब एंड बीम कभी भी हम 14 दिन के बाद ही निकालते हैं, मिनिमम 14 days इज व्हाट वी कीप। इवन यू कैन कीप फॉर 21 days, डिपेंड ऑन द स्पैन ऑफ योर बीम एंड स्लैब। ठीक है, फाइन। ये सब याद याद हो गया ना। नेक्स्ट ही लास्ट यू वन क्वेश्चन, क्यूरिंग क्या होता है। So always you should know curing. What is curing? So curing is a process of artificially providing the water onto the concrete surface to keep the concrete surface moist. इसका मतलब है, देखो क्यूरिंग से आपका स्ट्रेंथ गेन नहीं होने वाला है। ओके, इट्स क्यूरिंग इज नॉट प्रोवाइडेड फ्रॉम स्ट्रेंथ गेन पॉइंट ऑफ व्यू। ऑलरेडी स्ट्रेंथ गेन पॉइंट ऑफ व्यू जितना भी सीमेंट जितना भी पानी है ऑलरेडी फ्रॉम द डिजाइन मिक्स आई एडेड इट।
अगर आप क्यूरिंग नहीं करोगे बिकॉज ऑफ द सनलाइट, व्हाट विल हैपन, जो पानी कंक्रीट के अंदर है ना वो इवापोरेट होगा। अगर वो इवापोरेट होगा देन देयर इज नो वाटर लेफ्ट फॉर द हाइड्रेशन। अगर वहां पे पानी है ही नहीं हाइड्रेशन के लिए, योर सीमेंट विल नॉट गेन स्ट्रेंथ। इफ सीमेंट डजंट गेन द स्ट्रेंथ, डेफिनेटली जो कंक्रीट आपने M20 25 30 का बनाए, इट विल नॉट गेन द स्ट्रेंथ एट द एंड ऑफ 28 डेज। व्हेन आई नो द प्रॉब्लम कि पानी की वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रहा है, मैं आर्टिफिशियली पानी को दूंगा। दैट आर्टिफिशियली पानी जो मैं प्रोवाइड करता हूँ, दैट इज कॉल्ड क्यूरिंग। जैसे हम इस तरह से हेजन क्लॉथ और यू कैन कॉल इट एज अ गनी बैग, उसको हम ऊपर लगाते हैं एंड इससे हम पानी को स्प्रिंकल करके रखेंगे। जो भी पानी यहाँ से ऑपरेट होगा ना, लेट दैट ऑपरेट, नॉट द वाटर विच इज इनसाइड द कॉन्क्रीट। नेक्स्ट हिल आस्क यू, तो कितना दिन तक आपको क्यूरिंग करना है? ऑल द आरसीसी एलिमेंट मिनिमम 7 डेज का क्यूरिंग करना ही करना है, मिनिमम। फिर उसके बाद तुम चाहे तो 10 दिन करो, 12 दिन करो, 15 दिन चेक करेगा, इट्स ओके, बट 7 डेज मिनिमम यू शुड डू। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लास्ट क्यों, तो 7 दिन ही क्यों करना है? तो 7 दिन इसलिए करना है, थ्रू रिसर्च एंड थ्रू एक्सपीरियंस पीपल हैव ऑब्जर्व दैट 7 दिन तक जो कंक्रीट का स्ट्रेंथ गेन होता है ना, लगभग 67%, यहाँ पे 65 लिखा है, बेस्ड ऑन द लिटरेचर एंड ऑल 65 67 मैटर डिपेंड करता है, यहाँ पे 67 लिखा है 0.67। तो 7 दिन तक मेरा जो कंक्रीट है ना 67% का स्ट्रेंथ गेन करेगा, मतलब 50% से ज्यादा स्ट्रेंथ गेन करेगा 7 दिन तक। 7 दिन इज लाइक इक्वल टू द आईसीयू, मतलब आपने अपने कंक्रीट को आईसीयू में रखा है फॉर स्टार्टिंग के 7 डेज तक। तो 7 डेज में वो क्या करेगा, लगभग 65 से 67% का स्ट्रेंथ गेन करेगा, विच इज इनफ फॉर अस टू टेक केयर ऑफ द अदर शटरिंग का लोड एंड ऑल। डायरेक्टली अभी देखो, ये जो फाउंडेशन का डिजाइन हुआ है, इट इज द डेप्थ द साइज एंड ऑल, दिस इज डिजाइन फॉर द एंटायर डेड लोड लाइव लोड एंड ऑल। अब तुम सिर्फ कंस्ट्रक्शन स्टेज में हो, तुम्हारा लाइव लोड आएगा ये 1 साल के बाद। 1 साल के बाद तो पूरा लोड नहीं आने, 1 साल तक तो कोई लेड लोड नहीं आने वाला, इसके ऊपर लोड ही क्या आएगा, इसके ऊपर थोड़ा सा शटरिंग का लोड, ऊपर फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड, तब तक तो आपका 28 दिन हो चुका होगा, ये कॉन्क्रीट वुड हैव गेन द स्ट्रेंथ। सो बट हमें फर्स्ट 7 डेज इज इंपॉर्टेंट, एंड वहां पे 7 डेज में आपका स्ट्रेंथ गेन बहुत ज्यादा होता है, दैट इज वाई वी डू दैट। ठीक है, फाइन, ये समझ में आ गए। अगेन देखो, अगेन आई गो बैक टू व्हाट आई वांटेड टू टेल, ऑल दिस थिंग्स वी हैव कवर्ड इन माय कोर्स आई टेक प्रोजेक्ट्स लाइक दिस, ये सारे हम अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, ये सारी चीजें हम आपको पढ़ाते हैं कि इफ यू बिकम अ साइट इंजीनियर, क्योंकि आपने मेरे यूट्यूब के वीडियो देख लिया, मान लो आपका लक भी अच्छा था, या मान लो आपके पास अच्छा नॉलेज था, आपने इंटरव्यू तो क्लियर कर लिया, पर वहां पे जाके आपको सस्टेन करना होगा, क्योंकि जब आप काम में जाते हो वहां पे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछने, वो डायरेक्टली आपको इस तरह से ड्राइंग देगा, बोलेगा चलो जाके साइट पे काम करो, बोलेगा ये ड्राइंग है, इसका बीपीएस निकाल के बताओ। ऑल दिस थिंग्स यू शुड नो, सो ऑल दिस थिंग्स आई एक्सप्लेन इन माय कोर्स, सो दैट यू गेट अ वंडरफुल नॉलेज। ठीक है, फाइन। सो मैक्सिमम क्वेश्चंस आई हैव टेकन, एंड देन दे विल आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस अबाउट द फुटिंग एंड ऑल, कि फाउंडेशन क्या है। देखो, फाउंडेशन इज अ फ्लेक्सुरल मेंबर, ठीक है। फिर पूछेगा टाइप्स ऑफ फाउंडेशन बताओ, सो यू कैन टेल कि सर एक होता है शैलो फाउंडेशन, एक होता है डीप फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन में मेरा स्ट्रिप फाउंडेशन आएगा, उसके बाद आइसोलेटेड फाउंडेशन आएगा, फिर मेरा कंबाइंड फुटिंग आएगा, एंड फिर आएगा मेरा मैट और रफ। मैट और रफ बोथ आर सेम, ठीक है। इसके बाद डीप फाउंडेशन में आपके पाइल फाउंडेशंस आएंगे, ये सारे आपके डीप फाउंडेशंस में आएंगे, ठीक है। फिर वो पूछ सकता है कि कंबाइंड फुटिंग कहाँ पे दोगे, मैट फाउंडेशन कहाँ पे दोगे, दिस क्वेश्चन दे में आस्क यू, देन यू शुड नो वेयर डू यू प्रोवाइड। अगर आप बहुत हाई राइज बिल्डिंग्स बना रहे हो, 20 25 30 फ्लोर का बिल्डिंग बना रहे हो, डेफिनेटली वी गो विद राफ्ट और मैट फाउंडेशन। तो आइसोलेटेड फुटिंग कहाँ पे दोगे, तो जनरली अगर आप छोटे मोटे स्ट्रक्चर्स बना रहे हो, G+1 G+2 3 4 अप टू 5, एंड आपका सॉइल थोड़ा अच्छा है, SPC ऑफ सॉइल इज गुड, इन दैट केस वी गो विथ आइसोलेटेड फुटिंग। फिर बोलेगा कंबाइंड फुटिंग कहाँ पे प्रोवाइड करोगे, सो कंबाइंड फुटिंग इन 2 केसेस वी प्रोवाइड। अगर दो आइसोलेटेड फुटिंग बहुत पास पास में आ रही, इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग 2 आइसोलेटेड फुटिंग, हम दोनों को क्लब करके एक फुटिंग को प्रोवाइड करेंगे, विच इज कॉल्ड एज अ कंबाइंड फुटिंग। ठीक है, दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू आंसर। फिर दिस इज कंबाइंड फुटिंग, ठीक है। देखो, एक कॉलम इधर है, दूसरा कॉलम इधर, दोनों को मिला के हमने एक फुटिंग दिया, इट इज कॉल्ड एज अ कंबाइंड फुटिंग। क्योंकि अगर आप आइसोलेटेड फुटिंग दोगे दो अलग अलग, तो दोनों ऐसे ओवरलैप होगा। सेकेंड केस ऑफ प्रोवाइडिंग अ कंबाइंड फुटिंग इज, जब भी आप लिफ्ट प्रोवाइड करते हो, लिफ्ट जब आप प्रोवाइड कर, लिफ्ट इतना ही होता है, तो 4 कॉलम आपने दे दिया, तो 4 कॉलम देते हैं लिफ्ट के लिए यूजुअली। तो अगर आप 4 फुटिंग देने जाओगे पूरा ओवरलैप हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ गिविंग 4 डिफरेंट फुटिंग, हम एक ही फुटिंग को प्रोवाइड करेंगे, वहां पे भी हम कंबाइंड फुटिंग को यूज करेंगे जब कॉलम आपको बहुत पास पास में होता है, इन दैट केस ऑल्सो वी गो विद कंबाइंड फुटिंग। ओके, नेक्स्ट देयर इज वन मोर कॉल्ड एज एसेंट्रिक फुटिंग, बट दे डोंट आस्क यू, डोंट वरी, अगर आपको ये 2 3 साल का एक्सपीरियंस है तभी पूछेंगे, फ्रेशर लेवल के लिए दे डोंट आस्क, यू पुट इट इन द कमेंट बॉक्स कि एसेंट्रिक फुटिंग कब यूज किया जाता है, ठीक है।
अगेन ये सब प्रोजेक्ट्स है वेयर फ्यू ऑफ माई स्टूडेंट्स आर वर्किंग इन यूएई एंड ऑल। ये सब आपके राफ्ट फाउंडेशंस होते हैं विच वी कवर इन आवर एंटायर कोर्स, ठीक है, बिकॉज इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग राफ्ट फाउंडेशन एंड ऑल। बट अगर आपको इतना नॉलेज है, यू कैन क्लियर द इंटरव्यू। से आई एम टेलिंग, क्लियर द इंटरव्यू। काम करने के लिए अलग नॉलेज चाहिए, इंटरव्यू क्लियर करने के लिए अलग नॉलेज चाहिए, ठीक है। इंटरव्यू में आपको राफ्ट फुटिंग का बीबीएस करने के लिए नहीं पूछेगा, पर काम करने जाओगे, तुम्हें ऐसा प्रोजेक्ट मिलेगा तो तुम्हें राफ्ट का बीबीएस करना आना चाहिए। एट दैट टाइम यू कैन नॉट स्किप, ठीक है। फाइन, दैट इज वाई इट्स ऑलवेज बेटर आप चीजों को सही तरीके से सीख के आगे बढ़ते रहना, ठीक है। फाइन, तो ये वाला हो गया। ये सारे डीप फाउंडेशन के होते हैं, जैसे पाइल हो गया, ड्रिल शाफ्ट और केसन हो गया, ओके। उसके बाद वेल फाउंडेशन, बट वेल फाउंडेशन जनरली वी गो विद ब्रिजेस एंड ऑल, ओके। नेक्स्ट इज एक और आते हैं पाइल एंड राफ्ट, जो आपका बुर्ज खलीफा सब है, ये सब आपके पाइल प्लस राफ्ट होते हैं। तो जब आपका लोड बहुत हायर साइड में है, बहुत ह्यूज लोड आ रहा है एंड आपका सॉइल भी वीक है, इन दैट केस वी गो विद पाइल, एंड देन उस हैवी लोड को देन रेजिस्ट करने के लिए वी प्रोवाइड अ राफ्ट ओवर दैट, ठीक है। तो ये जो बुर्ज खलीफा एंड ऑल, दे आर गॉन विद द पाइल प्लस राफ्ट फाउंडेशन, ठीक है। फाइन, सो दिस आर द थिंग्स व्हिच वी कवर इन आवर कोर्स, आई मीन सो दैट आपको एक आइडिया मिलेगा कि कहाँ पे क्या फुटिंग यूज करना है एंड ऑल दोस थिंग्स। बाकी प्लिंथ बीम एंड ऑल आपको ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है, डोंट वरी, प्लिंथ बीम के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इट्स अ स्मॉल टॉपिक अबाउट द प्लिंथ बीम। फिर वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, दैट इज अबाउट द चेकिंग एंड ऑल। मान लो आप एक साइट इंजीनियर हो, अगेन ये क्वेश्चन ओनली फॉर एक्सपीरियंस पीपल हैविंग 1.5 year ऑफ एक्सपीरियंस, इवन फ्रेशर लेवल पे समटाइम्स दे विल आस्क यू। मान लो आप एक साइट इंजीनियर हो, ठीक है, तो अगर एक कॉलम का इन्होंने शटरिंग लगा दिया तो इसमें आप क्या क्या चेकिंग करोगे। सो अगेन बाय डिफॉल्ट वो शटरिंग का आपको अलाइनमेंट चेक करना होता है, ठीक है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड, जब आप इसे शटरिंग लगाते हैं, गैप होता है यहाँ पे, ऐसे गैप होता है, उस गैप को आपको फिलिंग करना होता है बिफोर अलाउइंग द कॉन्क्रीटिंग। जितना भी रीइंफोर्समेंट इन्होंने डाला है उसको सही से चेक करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग पॉइंट ऑफ व्यू, वो सही से दिया है या नहीं। फिर कवर ब्लॉक आपको चेक करना होता है, ये सारी चीज आपको चेक करना होता है व्हेन यू वर्किंग एज ए साइट इंजीनियर, तो ये आपको बोलना आना चाहिए, ओके। इसके अलावा विल टेक फ्यू मोर टॉपिक्स, इसको भी हम कुछ टॉपिक्स लेंगे ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। आई थिंक कवर ब्लॉक्स एंड ऑल आर कवर्ड, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट इज, देखो अगेन ये सब थोड़ा एक्सपीरियंस होने के बाद ही पूछेंगे। मान लो आपने कहा मेरे को 1.5-2 साल का एक्सपीरियंस है और आपने एक बड़ा प्रोजेक्ट को हैंडल किया, तो बोलेगा ठीक है, उस पूरे प्रोजेक्ट में आपका कितने प्रॉप्स, मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू कितने प्रॉप्स आपने लगाया है, वो प्रॉप्स का कैलकुलेशन कैसे करोगे, वो सारी चीज आपको पता होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं एमएस, इसको हम बोलते हैं एक्रो प्रॉप्स, ठीक है। ये सब आपके प्रॉप्स हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए इन दो प्रॉप के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस आपको कितना रखना रखना होता है। यू पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट ये सारे कैलकुलेशन करना आना चाहिए। अगर मैं आपको पूरा इतना लेंथ का एक बीम दे दूं, ठीक है, और मैं पूछ इसमें कितने प्रॉप्स लगेंगे, वो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। दैट्स द फर्स्ट थिंग, क्योंकि जब आप साइट पे इंजीनियर बनते हो, अ, आपको पूरा मटेरियल कैलकुलेशन करना आना चाहिए। मान लो आपका कल बीम बॉटम लगने वाले हैं, तो आपके मैनेजर ने कहा अक्षय, बीम बॉटम तो हम लगा रहे, बताओ इसमें कितना प्रॉप्स चाहिए, तो आपको ऑर्डर करके लाना पड़ेगा ना। मान लो आपके दूसरे कोई एरिया में पड़ा है प्रॉप्स या गोडाउन में पड़ा है, तो आपको आपके साइड पे लेके आना पड़ेगा, तो कितना नंबर चाहिए उस हिसाब से वो लेके आएंगे ना, तो आपको सब कैलकुलेट करना आना चाहिए। बट अगेन इट इज एक्सपेक्टेड, दिस आंसर्स आर एक्सपेक्टेड ओनली फ्रॉम हैविंग 1.5-2 साल का एक्सपीरियंस है, तभी पूछिए। फ्रेशर लेवल की दे नॉट आज आस्क यू। एंड ये सारे उसका चेकलिस्ट होता है कि अगर आप बीम का लेवल फिक्स करोगे तो उसका प्लस और माइनस कितना होना चाहिए, दो प्रॉप के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, एंड फर्स्ट जो प्रॉप है आपका कितने डिस्टेंस पे आपको लगाना है, वो सारी चीज आपको यहाँ पे मेंशन किया जाता है, ठीक है। फाइन, अगेन दिस इज हाउ इट इज। नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन इज, ये जो फर्स्ट प्रॉप्स इन्होंने यहाँ पे दिया है, इसका डिस्टेंस कितना होना है, एक कॉलम के फेस से ये फर्स्ट प्रॉप का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, वो भी आपको पता होना चाहिए। वाई पता होना चाहिए, तुम कल साइट विजिट पे चले गए, ओके, पूरा रेडी कर दिया, आप साइट विजिट पे चले गए, तो आपको पता होना चाहिए ना उसमें क्या करेक्ट है क्या रॉन्ग है, उसको कैसे सही करने, ऑल दोस थिंग्स यू शुड बी नोइंग। समझ में आ रहा है ना, इसलिए मैं वीडियो में मैंने बोला था, इंटरव्यू पास होना और साइट पे काम करना दो अलग चीज है। इंटरव्यू पास आप लक से भी हो सकते हो, रेफरेंस से भी हो सकते हो, या अपने एफर्ट से भी हो सकते हो, पर साइट में टिकना, आगे बढ़ना लाइफ में, वो आपके मेहनत के ऊपर और आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा। सो ऑल दिस थिंग्स जो मैं एक्सप्लेन करूँ, इट विल हेल्प यू इन योर इनटू द एग्जीक्यूशन वाला पार्ट, ठीक है। वो पता होना चाहिए, बाकी अगेन ऑल दिस थिंग्स नॉट नीडेड, ठीक है, ये सब जरूरत नहीं है। हाँ, again this is for somebody who is having 1.22 year of experience,
क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग में जो कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर थोड़ा अलग रहेगा। अगर आप छोटे मोटे साइट पे काम करोगे, यूजुअली हम इससे स्टील के प्लेट्स यूज करते हैं, स्टील के प्लेट्स यूज करेंगे जो 2 फीट बाई 4 फीट, 2 फीट बाई 3 फीट के ये वाले प्लेट्स को हम यूज करेंगे, दिस इज कॉल्ड शटरिंग प्लेट्स। बट व्हेन यू गो फॉर हाई राइज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड ऑल, हम यहाँ पे डोका सिस्टम यूज करेंगे, डोका, DOKA। तो देर इज एवरी क्वेश्चन, लेट से आप एक छोटे स्ट्रक्चर के ऊपर काम करें, G+2 G+3, कल आपको एक इंटरव्यू कॉल आए हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर, डेफिनेटली हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर है वो, तो इस तरह से डोका फॉर्मवर्क को यूज किया जाता है। ऑल दिस आर कॉल्ड एज आई बीम्स, ठीक है। इसका नॉलेज होना चाहिए, ऑल दिस थिंग्स नॉलेज यू शुड, इसका वेट कितना होता है या इसका सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कितना होता है, वो सारी चीज आपको पता होना चाहिए। बट ओनली दिस क्वेश्चन दे लास्ट जब आपके पास एक्सपीरियंस है, फ्रेशर लेवल के नहीं पूछा जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। फाइन। नेक्स्ट इज दे आस्क यू अबाउट द टाइप्स ऑफ बीम, वेरी जनरल क्वेश्चन फॉर अ फ्रेशर इंजीनियर्स। तो क्या क्या टाइप्स ऑफ बीम होते हैं जनरली, देखो, यू कैन टेल, फर्स्ट इज फिक्स्ड बीम, नेक्स्ट होता है फिक्स्ड कंटिन्यूअस बीम, फिर आता है आपके कैंटिलीवर के बीम्स, फिर आता है आपका सिंपली सपोर्टेड बीम, नेक्स्ट आता है कंसील्ड और हिडन बीम। अगेन कंसील्ड एंड हिडन बीम जनरली उसका कोई डिजाइनिंग नहीं होता है, बहुत लोग साइट पे देते हैं बट उसका कोई डिजाइनिंग नहीं होता, ज्यादा लोड भी नहीं लेते हैं, बस हमारे खुशी के लिए हम उस बीम को दिया जाता है। नेक्स्ट आपका लिंटल बीम होता है, जो 7 फीट की हाइट, जो विंडो और आपके डोर है उसके ऊपर लगाए जाते हैं, विच इज कॉल्ड एज ए लिंटल बीम। एक और होता है आपका टाई एंड प्लिंथ बीम, जो आपका प्लिंथ लेवल पे डाला जाता है, ठीक है। फाइन, दिस इज व्हाट यू शुड नो। फाइन, बट जनरली जब भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं आरसीसी का, ऑल दिस बीम्स आर योर कंटिन्यूअस बीम एंड ये सारे आपके फिक्स्ड बीम ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि एक सपोर्ट से ज्यादा होगा देन आई कॉल इट इज अ कंटिन्यूअस बीम। एंड नॉर्मली आरसीसी में सारे बीम्स आपके फिक्स्ड बीम्स ही होते हैं, 90% ऑफ द केसेस इट इज अ फिक्स्ड बीम ओनली। सिंपली सपोर्टेड भी होते हैं पर डिपेंड करेगा उसने उसका डिटेलिंग और डिजाइन कैसे किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट मेजर जो बीम्स होते हैं वो है आपका प्राइमरी बीम एंड सेकेंडरी बीम। प्राइमरी बीम्स वो होते हैं जो कॉलम टू कॉलम कनेक्टेड है, एंड सेकेंडरी बीम वो होते हैं जो एक एंड ऑफ द बीम कॉलम के ऊपर है, दूसरा एंड ऑफ द बीम दूसरे बीम के ऊपर है, नहीं तो दोनों एंड ऑफ द बीम अगर दूसरे बीम के ऊपर है देन वी कॉल दैट एज अ सेकेंडरी बीम। वो आपको थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। फाइन। एंड नेक्स्ट, दिस एक क्वेश्चन यूजुअली आता नहीं बट मान लो कभी पूछ लिया कि बीम्स में कितने टाइप्स के बार आप प्रोवाइड करते हो, देन यू कैन टेल, एक होता है आपका टॉप स्ट्रेट बार, एक होता है बॉटम स्ट्रेट बार, टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा बार, टॉप राइट एक्स्ट्रा बार और बॉटम कर्टेल बार, जनरली व्हाट यू फाइंड इन द beam. Apart from that, you'll have a top continuous straight bar also. टॉप कंटिन्यूस स्ट्रेट बार, अगर आपको इतना पता है तो काफी है। अगर आपका कोई बीम का डेप्थ 750 से ज्यादा है, इन दैट केस वी प्रोवाइड साइड फेस रीइंफोर्समेंट, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए ये वाले बीम में क्या प्रॉब्लम है, देयर इज वन मिस्टेक इन दिस पर्टिकुलर बीम, सो पुट इट इन द कमेंट बॉक्स व्हाट इज अ मिस्टेक दैट यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर बीम, ठीक है। फाइन। बाकी आपको बीबीएस करना आना चाहिए डेफिनेटली, जब आप इंटरव्यू में जाओगे ना, लास्ट क्यू बीबीएस करना आता है क्या, तो इज एवरी चांस कि वो एक तुम्हें प्रॉब्लम भी देगा, इस तरह से एक ड्राइंग देगा और पूछेगा इसका बीबीएस निकाल के दिखाओ। तो बीबीएस आपको करना आना चाहिए, इफ यू नो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो मेरे चैनल पे एक बीबीएस का वीडियो है, एक प्लेलिस्ट भी है, उसको देखो। बट अगर आपको स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना है, डेफिनेटली आई वेलकम यू, डाउनलोड माई सिविल ब्रेन्स ऐप, उसमें मैंने कोर्सेज बना के रखा है, सीख लो। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे ना उसका 10x रिटर्न आपको मिलेगा। मेरे को दूसरे लोगों का कोर्स का पता नहीं, बट माई कोर्स आप जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे 10x का रिटर्न आपको अपने लाइफ में मिल जाएगा। एंड इफ यू डोंट बिलीव मी, डेफिनेटली यू हैव टू बिलीव ऑल दिस पीपल दोज हैव एनरोल्ड इन माय कोर्स एंड दिस आर द रिव्यूज गिवन बाय द स्टूडेंट्स, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द रिव्यू। फिर ये वाला है, हाँ, ये अभी रिसेंटली कल ही आया था, ये वाला एक स्टूडेंट दुबई में इसका प्लेसमेंट हुआ था, इसके कॉलेज में आए थे, बंदा डिप्लोमा का है पर इसने मेरे को कोर्स लिया था, लगभग 7 लाख का पैकेज, 7 लाख साल का है, तो महीने का 3,000 दिरहम्स इसका सैलरी है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से। इसके बाद एक और स्टूडेंट है जिसने मेरा कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी वाला कोर्स लिया था, ठीक है। एंड इसने 6-in-1 कॉम्बो लिया था, 3-in-1 कॉम्बो वाला लिया था। आई टोल्ड हिम टू टेक कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी। इसको 8 लाख का पैकेज मिला है, 8 लाख मतलब महीने का 60,000 है। पर इसने बीटेक 2022 में किया था, 2 साल इसने गेट का प्रिपरेशन किया, फिर उसने मास्टर्स किया निकमार यूनिवर्सिटी से, क्योंकि निकमार इज अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी, वहां से तुम्हारा 70-80% प्लेसमेंट हो जाता है, 6.5 7.5 8 लाख 8.5 का एवरेज पैकेज मिल जाता है, ठीक है। फिर उसको 8 लाख का पैकेज मिला था, ठीक है। फाइन, तो इसी तरह से ये सारे स्टूडेंट्स हैं। ये भी एक फ्रेशर है जिसको 4.2 लाख का पैकेज मिला था, एक और स्टूडेंट है मेरा जिसको 7 लाख का पैकेज मिला था, ठीक है। ठीक है, ये सारे स्टूडेंट्स का रिव्यूज है, सो यू कैन जस्ट ट्रस्ट, ये भी आपके जैसे स्टूडेंट्स है who had enrolled in my course, who trusted on my courses, and you can see all the reviews given by the students। ये मेरे ऐप के अंदर भी आपको सेम टू सेम रिव्यूज मिलेगा,
यू कैन चेक आउट द सेम रिव्यूज जस्ट टू वेरीफाई दैट आपका पैसा सही जगह पे इन्वेस्ट हो रहा है। हाई सर, ड्यू टू योर कोर्स आई गॉट अ जॉब इन पुणे, इसको लगभग 4 लाख का पैकेज मिला है। ठीक है, फाइन, विल कंटिन्यू। ठीक है, कहाँ तक हो गया हमारा? हाँ, यहाँ तक हो गया। और इसके बाद चलो, ये सब नहीं चाहिए, ये सब वैसे क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे नहीं आपका। नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। हाँ, देर इज वन क्वेश्चन दे विल आस्क यू व्हाट इज कपलर। कपलर के अगेन ये सब एक्सपीरियंस पीपल के लिए, बट अगेन या समटाइम्स यू कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन, ये फ्रेशर है वो पूछेगा कपलर्स क्या होते हैं। तो आपको बोलना है कि सर जब हमें लैपिंग नहीं करना होता है, इंस्टेड ऑफ लैपिंग वी कैन यूज कपलर्स। तो वो बोलेगा कि लैपिंग क्यों नहीं करने। कभी कभी क्या होता है, अगर आप 32 डायमीटर से ज्यादा सरिया यूज करोगे, इफ यू यूजिंग अ स्टील बार ऑफ 32 mm एंड मोर देन दैट, यूजुअली जब हम ओवरलैपिंग करते हैं ना, ज्यादा बार उसमें चला जाता है। तो इन दैट केस वी गो फॉर अ कपलर्स। तो कपलर्स ऐसे होते हैं, जैसे आपका पेन है, ये पेन है ना, पेन नहीं है मेरे पास, ठीक है, पेन है। पेन में जैसे आपने वो आगे वाला निकाल दिया, फिर जैसे थ्रेडिंग किया, इस चीज के अंदर थ्रेडिंग बनाया जाता है, एंड बेस्ड ऑन दैट हम बार को अरेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ कपलर। ठीक है, जनरली 16 डायमीटर से ज्यादा जितने भी बार से आप कपलर्स को यूज कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन आएगा कि लैपिंग क्या है। तो यू नो व्हाट इज लैपिंग। जब भी हमारा दो बार को हमें जोड़ना होता है, वी कॉल दैट इज अ लैपिंग। तो लैपिंग कब किया जाता है? यूजुअली हमारा जो बार है वो 12 मीटर या 40 फीट का है। अगर मेरा कॉलम लेटर से या मेरा बिल्डिंग लेटर से कुछ लेट से 25 25 मीटर का कोई बिल्डिंग में बना रहा हूँ, ठीक है, तो 12 मीटर का एक बार खत्म हो गया, तो 25 मीटर तक जाने के लिए और दो बार मेरे को ऐड करना है। इन दैट केस मेरे को ओवरलैप करना है, सो दैट ओवरलैपिंग ऑफ बार इज कॉल्ड एज अ लैपिंग ऑफ अ बार। इन ऑर्डर टू ट्रांसफर द स्ट्रेस फ्रॉम वन रीबार टू अनदर रीबार, वी यूज समथिंग कॉल्ड एज अ लैपिंग। तो पूछेगा कि लैप लेंथ कितना रखना है। लैप लेंथ मतलब इस बार से इस बार का जो ओवरलैपिंग का लेंथ हो कितना रखना है। आपको बोले सर ये एक्चुअली ड्राइंग में दिया जाते हैं बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन, पर अगर ड्राइंग में नहीं दिया है, वी कैन टेक 50 इंटू डायमीटर ऑफ द बार टू बी ऑन द सेफर साइड। पर ये डिपेंड करेगा इसके ऊपर, ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड डायमीटर ऑफ द बार के ऊपर डिपेंड करेगा। बट जनरली वी कैन कीप 50 इंटू डी, यूजली 45 से लेके 60 डी तक वेरी करता है। ठीक है, फाइन, दिस आर द थिंग्स विच यू कैन एक्सपेक्ट। ठीक है, फाइन, नाउ विल गो फॉरवर्ड। अब एक और क्वेश्चन में आएंगे, दैट इज अबाउट अ स्लैब। अगेन दिस क्वेश्चन दे लास्ट क्यों, वो पूछेगा कि स्लैब का टाइप्स क्या है। तो यू शुड टेल कि सर एक होता है वन वे स्लैब, एक होता है टू वे स्लैब। वन वे स्लैब वो स्लैब होता है जहाँ पे बेंडिंग सिर्फ एक डायरेक्शन में होगा। टू वे स्लैब वो होता है जहाँ पे बेंडिंग आपका बोथ डायरेक्शन में होगा, शॉर्टर में भी होगा और लॉन्गर में भी होगा, इतना ही बोलना है। ठीक है, फाइन। और एक क्वेश्चन पूछेगा, तो अगर वन वे स्लैब है तो आप मेन रिइंफोर्समेंट कहाँ पे प्रोवाइड करोगे। तो यूजुअली मेन रिइंफोर्समेंट आपका शॉर्टर स्पैन में प्रोवाइड किया जाता है। यू शुड टेल कि शॉर्टर स्पैन में मेन रिइंफोर्समेंट होता है वन वे स्लैब में। टू वे स्लैब में आपको बोला कि सर दोनों तरफ मेरा रिइंफोर्समेंट मेन रिइंफोर्समेंट ही होता है, शॉर्टर में भी मेन रिइंफोर्समेंट होता है, लॉन्गर में भी मेन रिइंफोर्समेंट होता है। पर जो मैंने बोला है कि वन वे स्लैब में रिइंफोर्समेंट शॉर्टर में हो, तो एक्चुअली गलत है। उसमें दो केस आते हैं, उतना सब नहीं चाहिए, विच आई एक्सप्लेन इन माई कोर्स, बट आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जब आप वन वे स्लैब पढ़ते हो ना, वन वे स्लैब में दो केस आते हैं, केस नंबर 2 और केस नंबर 1 आता है। केस नंबर 1 वो होता है जहाँ पे आपका स्लैब सिर्फ दो सपोर्ट के ऊपर रेस्ट हो रहा है, ऑलवेज इट इज अ वन वे स्लैब। केस नंबर 2 वो होता है जो आपका स्लैब चारों सपोर्ट के ऊपर रेस्ट हो रहा है, तब आपको एल वाई बाई एल एक्स का रेशियो आपको निकाल के देखना होता है। ठीक है, अगेन बहुत कुछ है, बट इतना सब आपको इंटरव्यू में जरूरत नहीं है, तो जब आप साइट पे काम करोगे तब नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, फाइन, एंड दैट्स इट, दिस मच इज इनफ। एंड और भी बहुत कुछ है, क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूँ, मेरा जो कोर्स है, मैं आपको स्लैब, मेरे को 4 से 5 घंटे सिर्फ 5 आवर्स का लेक्चर मेरा सिर्फ स्लैब के ऊपर है। दूसरे लोग क्या करते हैं, 5 घंटे में पूरा कोर्स खत्म कर देते। मैं आपको सिर्फ 5 घंटे में स्लैब का रीइंफोर्समेंट, स्लैब का कॉन्सेप्ट क्या है, वो सारी चीज मैं पढ़ाता हूँ अपने सिर्फ साइट एग्जीक्यूशन के कोर्स में। आई जस्ट शो यू व्हाट आई टीच, सो दैट आपको पता चलेगा। इन केस इफ आर इंटरेस्टेड, डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट कोर्स में एनरोल करिए। अगर आपको इससे बढ़िया कोर्स कहीं और जगह पे मिल रहा है, डेफिनेटली वहाँ पे एनरोल करिए। बट अगर आपको पूरे मार्केट आपने देख लिया, ऑफलाइन ट्रेनिंग इंक्वायर किया, ऑनलाइन ट्रेनिंग इंक्वायर किया, इफ यू आर नॉट गेटिंग समथिंग व्हाट आई एम टीचिंग हियर, तो डेफिनेटली इस वाले कोर्स में आप एनरोल करिए। जस्ट आई शो यू एंड देन फिर और कंटिन्यू करेंगे। बाकी थोड़ा कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का क्वेश्चंस आएंगे आपको, वो भी आपको पता होना चाहिए। दैट आई टीच यू। ये पूरा साइट एग्जीक्यूशन का कोर्स होता है, जो भी मैं पढ़ाता हूँ सारे प्रैक्टिकली साइट से पढ़ाता हूँ। ईच एंड एवरीथिंग विल टीच यू प्रैक्टिकली फ्रॉम द साइट। और यहाँ पे डिस्कशन सिर्फ साइट एग्जीक्यूशन का होगा, इसके बीच में मैं आपको प्लानिंग, क्यूएस, बीबीएस सब इसके अंदर नहीं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, जस्ट यू सी यहाँ पे, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है
Types of slab. Types of slab. Why we provide crank bar? What is two-way slab? Five types of slab reinforcement. Complete slab reinforcement in load path. Practical video of both side crank. Alternate crank bar का वीडियो, alternate crank bar का वीडियो, प्रैक्टिकल वीडियो ऑफ कट reinforcement इन स्लैब, sunken slab. तो ये पूरा मिला के 4-5 घंटे का लेक्चर सिर्फ स्लैब के ऊपर, ठीक है। तो इतना नॉलेज आपके पास होना चाहिए, पर इंटरव्यू के लिए नहीं चाहिए। इंटरव्यू नो बडी इज इंटरेस्टेड नॉर दोज पीपल हैव द नॉलेज व्हाट आई टीच इन माई कोर्स। तो उतना नॉलेज नहीं चाहिए, पर जब तुम साइट पे काम करने जाते हो डेफिनेटली आपके पास होना चाहिए, तभी जाके आप आगे यू कैन टेक्निकली स्पीक विद एनीवन। अगर पता नहीं देन टेक्निकली यू कैन नॉट स्पीक विद एनीवन, ठीक है। फाइन, यहाँ तक काफी। तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्लैब वाले लेक्चर्स। एंड स्लैब के बाद दे विल आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस अबाउट द कंक्रीटिंग, ठीक है। दे में आस्क यू क्वेश्चन अबाउट चेयर बार, कि चेयर बार क्या होता है। तो बोलना है कि सर जब भी हम दो लेवल पे बार को प्रोवाइड करते, जब हमारे पास बॉटम एंड टॉप रिइंफोर्समेंट दोनों होता है, उन दोनों को सपोर्ट करने के लिए हम एक बार को यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज चेयर बार। यूजुअली मिनिमम 12 डायमीटर का सरिया हमें यूज करना होता है, दैट यू हैव टू टेल। इतना बोलोगे तो काफी है। एंड अगर वो उससे ज्यादा कुछ पूछेगा कि इसका लेंथ कितना सब होता है, तो बता देना कि सर चेयर बार कुछ ऐसा होता है, ये आपका चेयर बार ऐसा होता है, तो इसको हम लेग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज लेग, जो यूजुअली मिनिमम 300 mm का होता है। ओके, इसको हम हेड बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज हेड। ये यूजुअली डिपेंड करेगा, हर एक साइड पे अलग अलग चीजें अलग अलग वे में लोग किया करते हैं बेस्ड ऑन द डायमीटर ऑफ द बार। ओके, बट स्टिल यू कैन से ये आपको लगभग 500 mm के आसपास आप रख सकते हो। ओके, यू कैन कीप दिस टू बी 500 mm। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, जो भी आपका बार का स्पेसिंग है, अगर आपका बार का स्पेसिंग 150 है, तो 2 to 3 times, तो 3 times ऑफ बार डाया आप यूज कर सकते हो। मतलब बार का स्पेसिंग, नॉट डाया, स्पेसिंग लिखूंगा। अगर लेट्स से आपका स्पेसिंग 150 mm है, 150 इंटू 3 करो, विच रफली कम्स टू 450, तो मैंने यहाँ पे 500 रख दिया, ताकि एटलीस्ट 2-3 बार तो इसके ऊपर सपोर्ट करेगा, ठीक है। फाइन, दिस इज ऑल अबाउट द चेयर बार। दिल आस्क यू दिस क्वेश्चन ऑल्सो। फाइन। एंड इसके बाद देयर इज वन मोर क्वेश्चन, ऑफ कोर्स अगर मान लो आप एक साइट इंजीनियर हो, तो आपका स्लैब का कंक्रीटिंग होने वाला है, उससे पहले आप क्या क्या चेक करोगे, वो सारे चीज मैंने अपने कोर्स में कवर करके रखा है। फर्स्ट पूरा सेंटरिंग का चेकिंग करोगे, पूरा रिइंफोर्समेंट का चेकिंग करोगे, एंड कंक्रीटिंग का चेकिंग करोगे, ठीक है। सेंटरिंग में पूरा सेंटरिंग का कितने लेवल पे आपने स्लैब डाला है वो उसका चेकिंग करना पड़ेगा। फिर कुछ कभी कभी स्लैब में ना कटआउट्स आते हैं, कटआउट्स मतलब पता चला ना, मान लो प्लम्बिंग का पाइप लेके जाना, ये सब कटआउट्स होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कटआउट्स। तो आपके ड्राइंग में लिखा रहेगा कि कटआउट कहाँ पे प्रोवाइड करना है, सो दोस नॉलेज यू शुड हैव कि कहाँ पे कटआउट आएगा, उस हिसाब से आप अपने स्लैब के सेंटरिंग को अरेंज करोगे। इसके बाद अगर कोई, यूजुअली क्या होता है, प्लाईवुड अगर आप डालोगे, दोनों के बीच में गैप होता है, उस गैप को आपको मैस्टिक टेप से फिल करना होता है, मैस्टिक टेप से उसको कवर करना होता है। वो 3 इंच का टेप होता है, ठीक है, वो सारे चीज आपको करना होता है। फिर रीइंफोर्समेंट में आपको पूरा बीम का रीइंफोर्समेंट चेक करना होता है, स्लैब का रीइंफोर्समेंट चेक करना होता है। फिर जहां जहां लैपिंग देना है वो आपको चेक करना होता है। ऑल दिस थिंग्स यू शुड नो। एंड कॉन्क्रीटिंग के टाइम पे आपको पूरा एमईपी का, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग कहाँ पे आएंगे, उसका पोजीशन आपको मार्क करना होता है। एंड एक बार आपने कंक्रीटिंग डाला, तो स्टार्टिंग में थोड़ा आपका प्लास्टिक श्रिंकेज आ जाता है। 2-3 घंटे के बाद आपका कंक्रीट सेट हो चुका होगा। अगर बहुत तेज हवा है एंड इफ द एटमोस्फेयर इज हॉट, डेफिनेटली वहाँ पे क्रैक्स डेवलप होंगे, बिकॉज देयर इज अ रैपिड लॉस ऑफ वाटर। तो इसलिए आपको 2-3 घंटे के बाद तुरंत हल्का सा आपको स्प्रिंकल करना होता है पानी का। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, बट अगेन ओनली फॉर एक्सपीरियंस पीपल, जिनको 1, 1.5, 2 साल का एक्सपीरियंस है। फ्रेशर के लिए डोंट एक्सपेक्ट ये सब, इतना सब आपको कोई पूछेगा नहीं फ्रेशर लेवल पे, ठीक है। फाइन। एंड फिर कुछ कुछ क्वेश्चन आपको स्लम टेस्ट के ऊपर आएंगे। अगर आप फ्रेशर हो तो डेफिनेटली पूछेगा कि स्लम टेस्ट क्या होता है। स्लम टेस्ट से हमें वर्केबिलिटी पता चलता है। ओके, along with that he'll ask you what are the types of slum। एक होता है आपका, क्या क्या स्लम पे बताओ। एक होता है ट्रू स्लम विच वी वांट, एक होता है शेयर स्लम, एक होता है कोलैप्स स्लम, एंड फ्यू पीपल राइट इट एज जीरो स्लम, बट यूजुअली ट्रू स्लम, शेयर स्लम्प एंड कोलैप्स स्लम्प होता है। ही कैन आस्क यू वन मोर क्वेश्चन कि शेयर स्लम्प कैसे क्यों होता है। तो शेयर स्लम्प मतलब क्या है, एक पार्ट आपका ऐसे ऊपर, जब आपने कोन को लिफ्ट किया, एक पार्ट आपका यहाँ पे शेयर ऑफ हो गया। ओके, दैट इज कॉल्ड शेयर स्लम्प। यूजुअली अगर आप सही से टैंपिंग नहीं करोगे, अगर आपका मिक्स कोहेसिव नहीं है, आपने बहुत ज्यादा पानी डाल दिया, या आपका मिक्स डिजाइन अच्छे से नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन आपका शेयर स्लम्प हो जाता है। कोलैप्स स्लम्प तभी होता है जब आपने बहुत पानी ऐड कर दिया है, तब आपका कोलैप्स स्लम्प होता है। ट्रू स्लम्प इज समथिंग विच आई वांट। यूजुअली हम स्लम्प 125 mm, 30, 140 रखते बेस्ड ऑन अवर रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्केबिलिटी। तो दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रू स्लम्प। जीरो स्लम्प का मतलब है आपका कंक्रीट जैसा आपने कोन में डाला,
और जब आपने निकाला वो नीचे ही नहीं जा रहा है, इट इज कॉल्ड जीरो स्लम्प विच विल जनरली डोंट फाइंड इट इन अ नॉर्मल केस, ठीक है। फाइन। फिर जब मैं आस्क यू वन मोर क्वेश्चन ओनली फॉर एक्सपीरियंस पीपल, मान लो आपने साइड पे कंक्रीट लाया, ठीक है, और आपका कोलैप्स स्लम्प हो गया, तो फिर क्या करोगे आप? रिजेक्ट करोगे? हम रिजेक्ट नहीं करेंगे। होता क्या है, कभी कभी हम उसमें प्लास्टिसाइजर ऐड करते हैं एंड ऑल, बिकॉज ऑफ दैट रीजन। क्योंकि अगर आपको लेट से आप ये 1.5 2 घंटे तक आपका ट्रांजिट मिक्सर मूवमेंट में है, तो डेफिनेटली उस स्लम्प को इंप्रूव करने के लिए विल ऐड प्लास्टिसाइजर्स एंड ऑल, admixtures and all we add. तो इन दैट केस हमें अगर कोलैप्स लंप मिलेगा, वी कैन विल नॉट रिजेक्ट द ट्रांजिट मिक्सर। हम और एक 30-45 मिनट्स तक वेट करेंगे और ट्रांजिट मिक्सर को और घुमाएंगे, 30-45 मिनट्स हम वेट करेंगे, फिर दोबारा हम स्लम्प चेक करेंगे। डेफिनेटली जो हमें स्लम्प रिक्वायरमेंट होता है लेट्स से 125 30 40 विल डेफिनेटली गेट इट। क्योंकि होता क्या है, जब आप उसमें प्लास्टिक सब ऐड करोगे ना, तो कोलैप्स स्लम्प भी आपको मिल जाता है कंस्ट्रक्शन साइट पे। इन दैट केस यू विल नॉट रिजेक्ट इट, ठीक है। देखो, रिजेक्ट करना इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, वी ऑल आर इंजीनियर्स। हमको उसके पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए। एंड इफ इट इज कोलैप्स हो रहा है तो विल वेट फॉर सम टाइम ना, क्योंकि जैसे जैसे टाइम जाएगा वी नो दैट कि वो वर्केबिलिटी उसका फिर डाउन होता चला जाएगा, एंड जो स्लम्प हमारा रिक्वायरमेंट है वो आ जाएगा। तो क्योंकि एक गाड़ी के लिए आपको लगभग 3 घंटे का टाइम दिया जाता है, अगर 3 घंटे के बाद भी आप उस कंक्रीट को यूज नहीं करोगे तभी आपको रिजेक्ट करना होता है, ठीक है। फाइन, अगेन ओनली फॉर एक्सपीरियंस पीपल, नॉट फॉर अ फ्रेशर, दे नॉट आस्क यू। फ्रेशर के लिए दे आस्क यू कि क्यूब का साइज कितना रहेगा, ठीक है, क्यूब का साइज कितना रहेगा, उसमें कितने बार आप टैंपिंग करोगे, क्यूब का टेस्टिंग कैसे करोगे, कंप्रेसिव टेस्ट सीटीएम का फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन, लोड कैसे डालोगे, वो सारी चीज पूछा जाता है आपसे, ठीक है। ऑल दिस थिंग्स विच यू आर डन इन अ कॉलेज टाइम आपको ऑलरेडी पता है। फिर क्यूरिंग कितना दिन तक करोगे? 28 दिन तक हम क्यूरिंग करेंगे, ठीक है। वो सारी चीज आपको पता होना चाहिए विच यू ऑलरेडी नो, अगेन हम वो सेम चीज को रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। फाइन। एंड बाकी ये सब नहीं चाहिए, ऑल दिस थिंग्स इज इनफ ऑफ कोर्स। हाँ, फिर वो क्यूरिंग के बारे में हो गया, देन दे लास्ट क्योंकि कितने टाइप के क्यूरिंग होते हैं, दैट एनी आई कवर दैट टॉपिक, वो मेरा कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी में कवर करके दूंगा। तो ठीक है ना, यहाँ तक काफी है ना, यहाँ तक यू हैव अंडरस्टूड व्हाट ऑल थिंग्स यू शुड नो। नाउ आई विल गो बैक टू द नेक्स्ट टॉपिक, वो है हमारा कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। वेरी बेसिक क्वेश्चंस अगेन। अगेन देखो, डिपेंड करेगा इंटरव्यू आप कहाँ पे दे रहे हो, मैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस ले रहा हूँ, ठीक है। अगर तुम कल इंटरव्यू सीमेंट प्लांट में दे रहे हो, अदानी के प्लांट, अल्ट्राटेक के प्लांट, तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन कंक्रीट टेक्नोलॉजी के ऊपर ही आने वाले हैं। और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि वो डायरेक्टली एकदम स्टार्ट करेगा कि सीमेंट क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद वो पूछेगा ग्रेड्स ऑफ सीमेंट क्या है, सीमेंट में क्या क्या रॉ मटेरियल्स है, अपने कॉलेज के टाइम में सीखा था, लाइमस्टोन और क्ले। इवन आप साइट इंजीनियर का इंटरव्यू में भी जा रहे हो और कोई बंदा आरएमसी प्लांट से बैठा है आपका इंटरव्यू लेने के लिए, तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन पूछेगा कि मेरे को रॉ मटेरियल्स बता दो सीमेंट में क्या है। तो एक होता है आपका लाइमस्टोन, एक होता है क्ले, फिर उसमें आपका लाइम, सिलिका, अलुमिना, आयन ऑक्साइड, मैग्नीशियम होता है। परसेंटेज यू डोंट हैव टू रिमेंबर, क्योंकि सी परसेंटेज आर नॉट रिक्वायर्ड, दे आर नॉट टेस्टिंग, वहाँ पे क्विज नहीं चल रहा है, तो ऐसा याद करके जाने की जरूरत नहीं है। पर ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ना, इसको याद करना है आपको, ठीक है। फाइन। फिर दे लास्ट यू फ्यू क्वेश्चंस कि लाइम का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। देखो ये सब मैंने अपने कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी के कोर्स में एक्सप्लेन करके रखा है, नॉट एक्सप्लेन दैट अगेन, बट मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, यू कैन ब्रश इट अप। आपने कॉलेज के टाइम में पढ़ा था कि लाइम का क्या फंक्शन है, कोई भी बीएमसीटी का टेक्स्ट बुक उठा लो या कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का बुक उठा लेना, वो आपको बता देगा, ठीक है। पर मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि एवरी चांस इलाज कि लाइम का इंपॉर्टेंस क्या है, सिलिका क्या करेगा, अलुमिना क्या करेगा, ठीक है। ये सारी चीज आपको हेल्प करेगा इंटरव्यू के टाइम में, ठीक है। फाइन, ये चीज आपको पता होना चाहिए। बाकी ये सब नहीं चाहिए, ये सब पूरा सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग है, सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है। द लास्ट क्वेश्चन अबाउट बॉक्स कंपाउंड, कि बॉक्स कंपाउंड क्या होते हैं। सो व्हाट आर बॉक्स कंपाउंड? वन इज ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो है C3S होता है, फिर होता है आपका डाई कैल्शियम सिलिकेट विच इज C2S, फिर आता है आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट C3A, नेक्स्ट आता है आपका टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट। ये चार बॉक्स कंपाउंड आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जब फाइनल आप सीमेंट बनाओगे ना, सीमेंट के अंदर ये कंपाउंड्स रहेंगे। एंड बिकॉज ऑफ दिस कंटेंट्स ओनली हम अपने सीमेंट को, जैसे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, उसके बाद फास्ट सेटिंग सीमेंट, ओपीसी सीमेंट, पीपीसी सीमेंट, इन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम ऊपर नीचे करके करेंगे। अगर मेरे को फास्ट सेटिंग सीमेंट चाहिए, इन दैट केस हम क्या करेंगे, C3S कंटेंट को बहुत ज्यादा करेंगे। अगर मेरे को लो हीट सीमेंट चाहिए तो मैं C3S कंटेंट को कम करूंगा, C2S कंटेंट को ज्यादा करूंगा, तब जाके मेरा लो हीट सीमेंट बनता है। तो पूरा जो खेल है आपका सीमेंट का, टाइप्स ऑफ सीमेंट में हम जो पढ़ते हैं, वो पूरा जो खेल है बॉक्स कंपाउंड का खेल है। इन परसेंटेज को ऊपर नीचे करो तब जाके अलग अलग सीमेंट बनेंगे, दैट इज हाउ इट वर्क्स आउट, ठीक है। तो अगेन ये सारे चीज वी हैव एक्सप्लेन इन माय कोर्स कि ईच कंपाउंड का एक्सप्लेनेशन क्या है। ट्राई कैल्शियम ऑफ कोर्स मैं आपको अ, ये इतने सारे क्वेश्चंस के अंदर ना इतना सारे बैठ के एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, आप भी बोर हो जाओगे, एंड इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एनर्जी फॉर मी टू एक्सप्लेन ये सारे, बट इन माय कोर्स
मैं आपको ये सारी चीज एक्सप्लेन करता हूँ, बस आपको टाइम लगेगा। पर इंटरव्यू में ये सब नहीं पूछेंगे, डोंट वरी। इंटरव्यू में पूछेगा नहीं कि मेरे को फॉर्मूला निकालो, फॉर्मूला का रिएक्शन बताओ, दे विल नॉट आस्क यू। बट अगर आप आरएमसी प्लांट की इंटरव्यू में जाओगे ना, डेफिनेटली वो पूछेगा, क्योंकि वहां पे पूरा खेल तो इसी का है। ठीक है, बट नॉट नीडेड। फाइन। एंड देन दे में आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस अबाउट पीपीसी सीमेंट। पीपीसी सीमेंट क्या होता है, ओपीसी सीमेंट क्या होता है। यू कैन टेल कि पीपीसी सीमेंट हमारा पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट्स होते हैं। ये एक्चुअली इकोनॉमिकल होता है, इको फ्रेंडली होते हैं, इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन लेस है। दिस आर द फ्यू पॉइंट्स विच यू कैन टेल अबाउट द पीपीसी सीमेंट। बट ओनली द पीपीसी सीमेंट में आपको जो स्ट्रेंथ गेन होता है, इनिशियल स्ट्रेंथ गेन थोड़ा डिले होता है। अगर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 7 दिन में स्ट्रेंथ गेन करेगा, और सेम स्ट्रेंथ आपका पीपीसी में 10 11 12 दिन लगेगा, बट फाइनल स्ट्रेंथ विल रिमेन द सेम। ठीक है, ये एक डिफरेंस आपको याद होना चाहिए। ठीक है, फाइन। हाँ, बस। एंड दे आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस अबाउट प्लास्टिसाइजर्स, वो भी हम करेंगे। प्लास्टिसाइजर का फ्यू क्वेश्चंस आई विल टेक जस्ट 1 मिनट। या तो वर्केबिलिटी मैंने कवर करके दिया कि वर्केबिलिटी एंड ऑल, यू नो वर्केबिलिटी क्या होता है, स्लम्प क्या होता है, ऑलरेडी एक्सप्लेन यू। एंड इसके बाद ये लास्ट की व्हाट इज सेग्रीगेशन। ये लास्ट की व्हाट इज सेग्रीगेशन, तो आपको बोलना है जब भी हेवियर पार्टिकल्स लाइटर पार्टिकल से अलग हो जाते, वी कॉल दैट इज सेग्रीगेशन। जैसे यहाँ पे देखो, इस बंदे ने पूरा कंक्रीट मिक्स बना दिया, पर वो यहाँ से पोरिंग कर रहे हैं। ये यहाँ पे देखो पूरा पानी पानी नीचे जा रहा है ना, और ऊपर सिर्फ एग्रीगेट यहाँ पे बच रहा है। इसके वजह से क्या होगा, इससे हनीकॉम्स आ जाएंगे आपके स्ट्रक्चर में। तो इसीलिए आपको कंक्रीट को सही से मिक्सिंग करना होता है, फर्स्ट ऑप्शन। और जब भी आप पोरिंग करते हो, यूजुअली नॉर्मल कंक्रीट के लिए आपको 1.5 मीटर से ज्यादा हाइट पे पोरिंग नहीं करना है। बट इफ यू कंक्रीट इज ऑफ गुड क्वालिटी एंड ऑल, आप 1.5 1.8 2 मीटर से भी आप क्या कर सकते हो, पोरिंग कर सकते हो। ओनली टू मेक श्योर कि बाहर से आप सही से टैंपिंग करोगे, सही वाइब्रेटर आप यूज करोगे, इट विल नॉट रिजल्ट इन हनी कॉमिंग। एंड दे आस्क यू कि ये जो ट्रांजिट मिक्सर होता है, ये रोटेशन पे क्यों होता है, वाई डू यू कीप इट रोटेटिंग। फॉर वेरी सेम रीजन कि जो मेरा कंक्रीट होता है जब मोशन में होता है, वो सेट नहीं होता है। सो दैट इज, ये ट्रांजिट मिक्सर क्या होता है, कभी भी इस तरह से घूमते रहता है जब आप रोड पे देखते हो, सो दैट आपका कंक्रीट सेट नहीं होगा। ठीक है, फाइन। एंड दिस आर द क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट। देन अगर कोई और किसी को ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकता है कि कंक्रीट का, अगर आप एक बहुत फ्रेशर हो और आपने बोल दिया मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, तो पूछेगा मेरे को कंक्रीट का पूरा प्रोसेस बता दो। इन दैट केस यू शुड नो, फर्स्ट बैचिंग होता है, बैचिंग के बाद मिक्सिंग होता है, मिक्सिंग के बाद ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन के बाद प्लेसिंग होता है, प्लेसिंग के बाद कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन के बाद फिनिशिंग, फिनिशिंग के बाद क्यूरिंग। दिस प्रोसेस यू शुड नो। ठीक है, स्टेजेस ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ सीमेंट। फाइन। एंड उसके बाद नॉमिनल मिक्स, डिजाइन मिक्स आवर कवर्ड, नो नीड टू वरी। एंड बस ये सब हो गया, बस। ठीक है, ये सब क्योंकि कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का ज्यादा क्वेश्चन से आते हैं आपको इंटरव्यू में। एंड दैट्स इट यार, ये सब काफी है, और भी बहुत कुछ है, पर ये सब इंटरव्यू में इतना सब नहीं पूछा जाता है आपसे, डोंट वरी। ठीक है, या आई थिंक इनफ, ये यहाँ तक काफी है। अब मैं कुछ और क्वेश्चंस लूंगा, विल गो फॉर फ्यू मोर क्वेश्चंस अबाउट, हाँ, क्यों इसमें कुछ आपका इसका क्वेश्चंस लेंगे, एस्टिमेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेंगे। या अभी हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेंगे फॉर फ्रेशर एज वेल एज फॉर एक्सपीरियंस। एंड बिफोर बिफोर दैट, अगर किसी ने मेरा ऐप डाउनलोड नहीं किया, डेफिनेटली डाउनलोड करिए। यूल गेट एक फ्री कोर्स दिया है, लॉट अदर कोर्सेज। अगर आपको फ्री में इतना कंटेंट मैं दे रहा हूँ, जस्ट इमेजिन व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ पेड कोर्सेज, इसका 10x कर देना, उतना नॉलेज आपको कोर्स से मिलेगा, एंड एवरीथिंग विल गेट इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। यूट्यूब में विल नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग, एंड यू विल गेट इट इन बिट्स एंड पीसेस। ठीक है, तो दैट इज वाई डेफिनेटली मैंने क्यूआर कोड दिया है। अगर इफ इट इज नॉट वर्किंग, डाउनलोड सिविल ब्रेन्स ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। तो वहां से आप डाउनलोड करके एनरोल इन द फ्री कोर्स, सी हाउ आई टीच, हाउ मच यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, एंड डेफिनेटली इन्वेस्ट। दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट यूल डू इन योर लाइफ। ठीक है, एक बार देखो कंटेंट, डेफिनेटली इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर कोर्स सो दैट यूल गेट अ गुड नॉलेज। वन रिव्यू फाइनली, सर मैंने बहुत से कोर्सेस लिया, बट आपके कोर्स का कंटेंट डिफरेंट है, एंड ऑल आर प्रैक्टिकल बेस्ड रियल प्रोजेक्ट, एंड एक्सप्लेनेशन भी जबरदस्त। ठीक है, दिस आर द रिव्यूज व्हाट आई गेट फ्रॉम माय स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो विल गो बैक नाउ। अगेन वेरी बेसिक क्वेश्चन है लास्ट की, एक बैग सीमेंट का कितना वेट होता है, वो 50 kg का होता है। मार्केट में अभी क्या, जिस दिन आप इंटरव्यू में जाते हो ना, उस दिन आप मार्केट का रेट देख लेना, कि अभी यूजुअली 280 से 300 350 400 के आसपास आपको रेट मिल जाता है बैग का, वो थोड़ा याद रखना। फिर एक बैग का डेंसिटी कितना है, क्योंकि बैग में तो सीमेंट रहेगा, सीमेंट का डेंसिटी होता है
1440 kg/cu m। एक चीज याद रखना, जब आपसे क्वेश्चन यूनिट के बारे में पूछा जाता है ना, अगर आप फर्स्ट टाइम ही डायरेक्टली सर 1440 kg/cu m बताओगे, वो आगे वाला दोबारा क्वेश्चन पूछेगा kg/cu m है या kN/cu m है, तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन करेगा। सो ऑलवेज व्हेन दे आस्क यू दिस, मेक श्योर आपका यूनिट कन्वर्शन सही है कि kg/cu m होता है ये सारी चीज। वो पूछ सकता है नहीं नहीं kg/cu m नहीं, kg/square meter, एक बार दोबारा आप चेक करिए दिस क्वेश्चन, दिल क्रॉस वेरीफाई कि आप कितना श्योर हो, आपका थिंकिंग कैसे है, वो भी देखा जाता है। इट्स नॉट ओनली द आंसर्स, ठीक है, फाइन। और अगर पूछेगा कि क्यूबिक मीटर में बताओ, तो आपको आंसर आना चाहिए 0.0347 क्यूबिक मीटर होता है एक सीमेंट बैग। 0.0347 क्यूबिक मीटर होता है, कैसे आते हैं, 50 डिवाइड बाई करना है आपको, करके देखिए। 50 डिवाइड बाई 1440 करना है, या 50 मतलब एक बैग 50 kg का होता है, एंड उसका एक बैग का जो सीमेंट का जो डेंसिटी होता है 144 kg/cu m होता है। इसीलिए अगर कोई भी पूछेगा सीमेंट बैग का वेट मेरे को क्यूबिक मीटर में बताओ, 50 kg डिवाइड बाई 1440 करोगे तो 0.0347 आता है, क्यूबिक मीटर आता है, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इवन फॉर अ फ्रेशर्स एंड ऑल्सो फॉर अ एक्सपीरियंस पीपल, कि मान लो आपके साइड पे सीमेंट का बैग आ गया, आप क्या क्या टेस्टिंग करोगे। फर्स्ट इज ऑफ कोर्स सीमेंट का कलर ग्रे कलर में होना चाहिए। सेकेंड इज आप क्या कर सकते हो, अपने हाथ सीमेंट का बैग में अंदर डालिए, आपको थोड़ा कूल फील होना चाहिए। अगर कूल फील हो रहा है इसका मतलब है, मतलब ठंडा फीलिंग हो रहा है, इसका मतलब है वो फ्रेश कंक्रीट है। अगर उसमें थोड़ा आपको गर्मी महसूस हो रहा है, यू फीलिंग दैट हॉटनेस, इसका मतलब है वो थोड़ा उसमें रिएक्शन हो चुका है, एंड दैट सीमेंट इज नॉट ऑफ अ गुड क्वालिटी। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, आप थोड़ा सीमेंट अपने हाथ में ले लो, इन बिटवीन योर फिंगर, एंड जस्ट ट्राई टू, क्या करते हो उसको, रब, ऐसा रब कर देना। वो थोड़ा स्मूथ फीलिंग आना चाहिए, अगर स्मूथ फीलिंग है मतलब फाइनेंस अच्छा है, तो सीमेंट इज ऑफ गुड क्वालिटी। कभी कभी क्या होता है, सीमेंट के अंदर बहुत सारी चीजें मिक्स किया जाता है, अडल्ट्रेशन किया जाता है, इन दैट केस बिकॉज ऑफ अडल्ट्रेशन एंड ऑल वो स्मूथ फीलिंग नहीं आता, थोड़ा आपको रफ फीलिंग आ सकता है। सो इन दैट केस यूल गेट टू नो, हाँ सीमेंट में कुछ गड़बड़ है, ठीक है, फाइन। ये सारी चीज आप कर सकते हो, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है। एंड थोड़ा सा सीमेंट आप ले लो, एक बकेट के अंदर डाल दो, इनिशियली वो फ्लोट करेगा, फिर थोड़े टाइम के बाद इट विल गो इनसाइड, वो आपको करना होता है। दिस आर द टेस्ट विच वी जनरली डू ऑन द कंस्ट्रक्शन साइड, क्योंकि इंटरव्यू में इट इज एक्सपेक्टेड कि जैसे सीमेंट आपके साइड पे आएगा, आप एक इंजीनियर हो, तो आप कैसे वेरीफाई करोगे वेदर इट्स ऑफ गुड क्वालिटी और नॉट। ऑफ कोर्स यू विल हैव अ मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट, आप लैब पे लेके जाओगे अलग चीज है, पर एटलीस्ट उस टाइम पे आप क्या करोगे वो आपको पता होना चाहिए। मान लो आप ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करो जहाँ पे आपका कोई लैब का फैसिलिटी है ही नहीं, बट यू आर ए इंजीनियर ना, तो आपको सारे डिसीजंस लेने आने चाहिए, दैट थिंग यू शुड हैव ए नॉलेज, ठीक है, फाइन। इसके बाद व्हाट आर द नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्स कंपाउंड एनी हाउ मैंने कवर करके दिया है, नॉट रिक्वायर्ड बॉक्स कंपाउंड, एंड ये सारी चीज नॉट रिक्वायर्ड। कवर ब्लॉक का मैंने कर दिया, नॉमिनल मिक्स डिजाइन मिक्स हो गया, ये सब हो गया। एंड क्यूरिंग के बारे में नॉट रिक्वायर्ड इनफ इतना, हाँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पूछेगा कि एडमिक्सचर्स क्या होते हैं, तो एडमिक्सचर्स में दो टाइप्स होते हैं, एक होता है केमिकल एडमिक्सचर, एक होता है मिनरल एडमिक्सचर। तो व्हाट आर योर मिनरल एडमिक्सचर, जितने भी आपके फ्लाई ऐश, जीजीबीएस, सिलिका फ्यूम, राइस हस्क हैश, ये सारे हमारा मिनरल एडमिक्सचर से, जो अलग अलग इंडस्ट्री का वेस्ट प्रोडक्ट है ना, उसको हम सीमेंट में यूज करेंगे या कंक्रीट में यूज करेंगे, दे आर कॉल्ड एज मिनरल एडमिक्सचर। एक होता है आपका केमिकल एडमिक्सचर, जैसे आपके एक्सीलरेटर्स हो गए, रिटार्डर्स, एंड वाटर रिड्यूसिंग एजेंट्स, प्लास्टिसाइजर्स, सुपर प्लास्टिसाइजर्स, ये सारे आपके केमिकल एडमिक्सचर्स होते हैं, ठीक है। सो केमिकल एडमिक्सचर से आपका वर्केबिलिटी जो इंप्रूव करना है वो सब आप इंप्रूव कर सकते हो, एंड मिनरल एडमिक्सचर विल हेल्प यू इन इंप्रूविंग द स्ट्रेंथ एंड द ड्यूरेबिलिटी एंड ऑल, ठीक है, फाइन। तो यदि मैं आज क्यों इसको यूज करना है, तो आपको बोलना है कि सीमेंट का जब मैन्युफैक्चरिंग होता है ना, बिकॉज ऑफ दैट लॉट ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज, विच इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम टू द एनवायरमेंट। एंड बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, जैसे कोल इंडस्ट्री हो गया, आयन इंडस्ट्री एंड ऑल, उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको डंपिंग में बहुत प्रॉब्लम होता है। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने ये देखा है कि अगर वो वे बाई प्रोडक्ट जो हमारे इंडस्ट्री से आते, स्टील एंड ये सारे चीज, उसको अगर हम सीमेंट में मिक्स करेंगे, उससे हमारा सीमेंट का जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होता है, बिकॉज ऑफ द पोजोलिनिक एक्शन एंड ऑल। तो आप इतना बता दोगे काफी है, वो पता चलेगा कि बंदे को नॉलेज है, ठीक है, फाइन। एंड ये सारे उसका एक्सप्लेनेशन है, नॉट रिक्वायर्ड एक्सप्लेन इन माई कोर्स बिकॉज दिस नो पॉइंट इन एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, ठीक है, बट आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ कि क्या क्या, तो ये सारी चीज आपने कॉलेज के टाइम में पढ़ा है कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी में, अगर आप डिप्लोमा भी किया देन ऑल्सो यू लर्न, बीटेक किया तब भी आपने ये सारी चीज पढ़ा है कि प्लास्टिसाइजर क्या है, सुपर प्लास्टिसाइजर क्या है। बेसिकली वो सर आपके जो एक्चुअली होता है कि जब आप सीमेंट का मिक्सिंग करते हो ना, ये आपके अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं,
जब ये सारे आपके अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं, ये आपका एक सीमेंट का ग्रेन है, सीमेंट का पार्टिकल, सीमेंट का ग्रेन। एंड आपने जब पानी को ऐड किया, आधा पानी क्या होता है इसके अंदर चला जाता है, विच यू कैनॉट सी थ्रू योर नेकेड आई, बट थ्रू माइक्रोस्कोपिक व्यू यू कैन सी ऑल दिस थिंग्स की अंदर पानी आपका ट्रैप हो चुका है। ये पानी ट्रैप हो चुका है ना, उसको हमें निकालना है। तो व्हाट आई डू, आई यूज प्लास्टिसाइजर एंड सुपर प्लास्टिसाइजर। सो प्लास्टिसाइजर एंड सुपर प्लास्टिसाइजर क्या करेगा, इन दोनों के बीच में क्या करेगा, वो इनर पार्टिकल रिपल्सिव फोर्स लगा के ना, ओके, बिकॉज ऑफ दैट वो पॉजिटिव आयंस एंड ऑल, बेस्ड ऑन दैट वो क्या करेगा, इन जो दो पार्टिकल के बीच में एक रिपल्शन क्रिएट करेगा। जैसे वो रिपल्शन क्रिएट के यहाँ पे गैप बन गया, तो जो पानी आपके अंदर था ना, वो इधर से बाहर निकलेगा। इसलिए जब आप देखो, अगर आपने लैब में सब टेस्टिंग किया है, जब आप सिर्फ पानी डालोगे, पानी बहुत ही कम दिखेगा आपके कंक्रीट के अंदर। पर उसी उसी मिक्स में अगर आप थोड़ा सा प्लास्टिसाइजर ऐड करके और 1 मिनट घुमा देना, आपको बहुत पानी दिखेगा, क्योंकि वो जो ट्रैप्ड वाटर है ना, जो ट्रैप्ड वाटर वो बाहर निकल के आता है। सो दैट इज वाई प्लास्टिसाइड ऐड करने के बाद आपका वर्केबिलिटी इंप्रूव होता है, वाटर का जो डिमांड है वो कम हो जाते हैं, एंड इन रिटर्न आपका स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट विल इंक्रीज। समझ में आ रहा है ना? सो दिस थिंग्स यू शुड नो ऑफ कोर्स, बट इंटरव्यू में इतना सब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। इंटरव्यू में बस ये चाहिए तो एक स्केच निकाल देना, और पूछेगा कि प्लास्टिसाइड कैसे काम करेगा, बता देना कि सर एक ग्रेन के पार्टिकल्स होते हैं, जब हम पानी को ऐड करते हैं ना, इसके अंदर पानी जो है ट्रैप्ड हो जाए, एनट्रैप्ड वाटर बोलते हैं हम, यहाँ पे लिखा है एनट्रैप्ड वाटर। So when we add this plasticizers and all, they carry certain charge in it, so that ये repulsive action के थ्रू जो entrapped water है वो बाहर आ जाते हैं। as a result of that हमारा वर्केबिलिटी इंप्रूव हो जाता है, वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर कंटेंट जो है वो कम आ जाता है। ठीक है, ओके, दैट्स इट। देखो इस तरह से, ओके, ये आपका वर्केबल कंक्रीट मिक्स है विदाउट प्लास्टिक, इतना स्टिफ हो चुका है, जब आपने प्लास्टिसाइजर को ऐड कर दिया, ये देखो इतना बहुत सारे, दिस बिकम अ वर्केबल कंक्रीट। ठीक है, फाइन। या अगेन ये सारे चीज आपके पोजोलोना के बारे में है, नॉट नीडेड बिकॉज इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन फॉर मी। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में एक्सप्लेन करता हूँ अपने कंक्रीट टेक्नोलॉजी वाले कोर्स में, कि कैल्शियम सिलिकेट पानी के साथ मिक्स होकर CSH जेल होता है। तब आप इसमें फ्लाई ऐश, GGBS सब ऐड करते हो, उसमें ना पोजोलोना होते हैं, वो पोजोलोना इसके साथ और रिएक्ट करके क्या करेगा, मोर एंड मोर CSH जेल आपको देगा। ये पोजोलोना कैन बी अ फ्लाई ऐश और GGBS, जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स होता है ना, तो ये आपका CSH जेल फॉर्म करेगा, विच विल गिव यू मोर पोजोलैनिक एक्शन, स्ट्रेंथ टू द सीमेंट एंड सीमेंटिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये सारे चीज आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इतना बताना काफी है। अगेन आई रिपीट द सेम थिंग, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू टेल ऑल द आंसर्स इन द इंटरव्यू, दे आर ऑल्सो नॉट एक्सपेक्टिंग। 10 में से अगर आप 6-7 भी आंसर दोगे ना, काफी है, बाकी 3 का थोड़ा ट्राई करो। अगर पता नहीं तो सीधा सीधा बोलो सर मेरे को पता नहीं है, पर जब मैं आपके कंपनी में ज्वाइन करूंगा अंडर योर गाइडेंस, मैं यहाँ से सीख लूंगा। तो आपको, आपने वहाँ पे दो चीज प्रूव किया, एक आपने श्योर कर दिया कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो आपने क्या बोला कि जब आपके कंपनी में ज्वाइन होके आपके अंडर काम करूंगा, डेफिनेटली मैं सीख लूंगा और आपके गाइडेंस में सीख लूंगा। तो दो चीज आपने बोल दिया कि आपने कंपनी ज्वाइन कर लिया। दूसरी चीज आपने आगे वाले बंदे को ऊपर कर दिया कि सर आपके अंडर में मैं सीख लूंगा, वो खुश हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? सो यू शुड स्पीक इन दिस वे ऑल्सो। ठीक है, पता नहीं तो बोलो मेरे को पता नहीं, सिंपल सी बात है। फाइन, चलो बाकी यूनिट कन्वर्शन यू शुड नो डेफिनेटली, इफ यू आर अ फ्रेशर और इवन इफ यू आर हैविंग 2-3 साल का एक्सपीरियंस, यूनिट कन्वर्शन दे आर गोइंग टू आस्क। मेरे चैनल में मैंने वीडियो कन्वर्शन, यूनिट कन्वर्शन का वीडियो बना के रखा है। इफ नॉट बेसिक में बता दूंगा। 1 इंच 25 mm होता है, 25.4 होता है, अब 25 याद रखना। ठीक है, फिर फिर क्या होता है, 1 मीटर मतलब 1000 mm होता है, वो याद रखना है। और 1 फीट मतलब 300 mm होता है, एंड दैट्स इट, इतना याद रखना है। एंड बाकी थोड़ा इसका याद रखना कि 1 स्क्वायर मीटर मतलब 10.76 स्क्वायर फीट होता है। एंड एकड़ का कभी कभी पूछ लेते हैं, हर बार नहीं पूछते, यूजुअली वी डोंट मेजर इन टर्म्स ऑफ एकड़ इन द कंस्ट्रक्शन, अनलेस आपका बहुत बड़ा लैंड है। बट स्टिल अगर कोई पूछेगा कि कन्वर्शन बताना है, 1 एकड़ मतलब 4000 स्क्वायर मीटर होता है, एंड 1 एकड़ मतलब 43,560 स्क्वायर फीट होता है। एंड 1 क्यूबिक मीटर याद रखना है, 1 क्यूबिक मीटर मतलब 35.135 CFT, ये आपका कन्वर्शन जब आपको सीमेंट और सॉरी सैंड और कोर्स एग्रीगेट का कैलकुलेशन करना है ना, तब ये आपको हेल्प करेगा, क्योंकि जब हम सैंड और एग्रीगेट का क्वांटिटी निकालते हैं, समटाइम हमें CFT में निकालना होता है, आपको आंसर क्यूबिक मीटर में मिलता है। उस आंसर को आप 35.315 से मल्टीप्लाई करिए, आपको CFT में मिलेगा। ठीक है, बाकी बस और एक याद रखना कि 1 टन मतलब 1000 kg होता है, और 1 क्विंटल मतलब 100 kg होता है, बस इतना याद रखना है। बाकी 1 फीट मतलब 12 इंच, आपको ऑलरेडी पता है, 1 फीट मतलब 300 mm। ठीक है, इतना याद रखना है। एंड 1 मीटर इज 3.28 फीट, दैट्स इट। ऑफकोर्स देखो, सब कुछ आप याद नहीं रख सकते, आई अंडरस्टैंड दैट,
बट इट विल कम थ्रू प्रैक्टिस। मैं 7-8 साल से ये पढ़ा रहा हूँ। तो ये आप मेरे को रात के 12 बजे के वो पूछेंगे तब भी मैं बताऊंगा, कुछ चीज़ें मैं बता नहीं पाऊंगा बिकॉज मैं उसको डेली लाइफ में यूज़ नहीं करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरे को पूछेंगे सर एकड़ वाला बता दो, आई डोंट रिमेंबर, मैं सिर्फ यूट्यूब मैं गूगल देख के बताऊंगा, अगेन इट इज़ नॉट नीडेड ना, राइट। बट कोई भी इंपॉर्टेंट क्या होता है, 1 फीट मतलब 12 इंच, 1 फीट में ये डेली में यूज़ करता हूँ कन्वर्शन, दैट इज नीडेड, ठीक है, फाइन। बाकी ऑल दिस थिंग्स आर कवर्ड, स्लैब के बारे में आर कवर्ड। एंड दे में आस्क यू क्वेश्चन अबाउट लोड ट्रांसफर, कि लोड ट्रांसफर कैसे होता है। दे आस्क यू क्वेश्चन अबाउट लोड ट्रांसफर। तो लोड ट्रांसफर बोलना है कि सर स्लैब का लोड बीम के ऊपर आता है, बीम का लोड कॉलम के ऊपर जाता है, कॉलम का लोड फुटिंग के ऊपर जाता है, फुटिंग से लोड ट्रांसफर होता है सॉइल के ऊपर और सॉइल उसको रेजिस्ट करता है। ऑल दिस आर योर एक्शन, ये आपका रिएक्शन होता है, ठीक है, इतना बोलना है बस और कुछ नहीं। एंड दे लास्ट यू कि अगर आप एक साइट इंजीनियर हो आप क्या क्या टेस्ट करोगे कंस्ट्रक्शन साइट पे। सीमेंट का टेस्ट बता दिया, ब्रिक एंड ब्लॉक का भी टेस्ट करना होता है, बहुत सारे टेस्ट है ब्रिक एंड ब्लॉक का। ब्रिक का ऑलरेडी आपको पता है 1 मीटर के हाइट से, देखो आजकल ब्रिक का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है बड़े बड़े कंपनीज में, क्योंकि ब्रिक नोबडी इज यूजिंग, वी ऑल आर यूजिंग एसी ब्लॉक, सीएलसी ब्लॉक, एसी ब्लॉक्स हम यूज करते हैं। तो उसके लिए सब आपको ये सारे 1 मीटर का हाइट का टेस्टिंग सब जरूरत नहीं है। बेसिकली वहाँ पे एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन का टेस्ट भी ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, क्योंकि दे ऑल आर हैविंग गुड कैपेसिटी, ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करते कंपेयर टू द ब्रिक्स, ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट आपको करना होता है, जो मिनिमम 3.5 4.5 या 5.5 इज अ मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दैट यू शुड अचीव इन अ ब्लॉक, ओके फाइन। फिर स्टील के ऊपर हम टेस्ट करेंगे, स्टील का बेंडिंग और रीबेंडिंग का टेस्ट किया जाता है, एंड स्टील में कितना कार्बन कंटेंट है वो हमें देखना होता है, उसका इलोंगेशन परसेंटेज का टेस्ट देखना होता है, ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। टाइल्स में हम टाइल का डायमेंशन का टेस्ट देखेंगे, टाइल का डायगोनल देखेंगे, फिर टाइल में वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होना चाहिए ये भी हम टेस्ट करेंगे, और पानी का टेस्टिंग करना होता है। पानी का टेस्टिंग के लिए उसमें ऑर्गेनिक मैटर कितना है, इनऑर्गेनिक मैटर कितना है, सल्फेट कंटेंट कितना है, उसका टेस्ट आपको करना होता है, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट डे में आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस लाइक टीएमटी बार क्या होता है, टीएमएक्स बार क्या होता है, एसी ब्लॉक का फुल फॉर्म बताओ, सीएलसी ब्लॉक का फुल फॉर्म बताओ। टीएमटी मतलब थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार होता है, ठीक है। टीएमएक्स मतलब थर्मेक्स एक ट्रीटमेंट होता है। टीओआर का मतलब ट्विस्टेड और रिइंफोर्समेंट बार होता है, ठीक है। एसी का मतलब है ऑटोक्लेव एरेटेड कंक्रीट होता है। सीएलसी का मतलब है सेलुलर लाइट वेट कंक्रीट होता है। जनरली वी गो विद ऑटोक्लेव एरेटेड कंक्रीट ब्लॉक्स, एसी ब्लॉक्स जिसका डेंसिटी बहुत ही कम होता है, ठीक है, फाइन। एंड दैट्स इट यार, ये सारी चीज। हाँ, पानी का ये वाला टेबल है, बट अगेन यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर एवरीथिंग, इफ यू कैन रिमेंबर वेल एंड गुड। ऑर्गेनिक कंटेंट मैक्स टू मैक्स 200 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए, इनऑर्गेनिक 3000 मिलीग्राम पर लीटर, सल्फेट आपका 400 होना चाहिए, क्लोराइड आपका 2000 होना चाहिए इन केस ऑफ पीपीसी सीमेंट, ओके दैट इज या पीपीसी सीमेंट, पीपीसी दैट इज प्लेन, पीसीसी होता है प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट। और अगर आप आरसीसी यूज करोगे तो उसमें स्टील होता है, सो दैट इज हमारा क्लोराइड कंटेंट बहुत ही कम होना चाहिए, इसलिए 520 लिखा है। सस्पेंडेड मैटर 2000 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए, ठीक है। अगेन ये सारे चीज का टेस्टिंग आप साइड पे करोगे। अगर आपने बोला मेरे को 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो, तो मेरे को बताओ पानी का क्या क्या टेस्टिंग करोगे, क्योंकि पानी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट। क्योंकि अगर पानी में आप ये सारी चीज लिमिट पे नहीं रखोगे, वो सीधा इफेक्ट आपका किसके ऊपर करेगा, कंक्रीट के ऊपर करेगा। एंड अगर कंक्रीट में स्ट्रेंथ अचीव नहीं हो रहा है देन इट्स ऑफ नो यूज, सो पानी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है, फाइन। एंड ये सारी चीज नॉट रिक्वायर्ड, देन दे आस्क यू वेरी बेसिक क्वेश्चन कि फाइन एग्रीगेट क्या है, कोर्स एग्रीगेट क्या है, विच यू ऑलरेडी नो। फाइन एग्रीगेट मतलब क्या है, जो भी एग्रीगेट्स 4.75 सीयू से नीचे वाले में कलेक्ट होते वी कॉल देम एज द फाइन एग्रीगेट। एंड जो भी एग्रीगेट्स 4.75 सीयू से ऊपर कलेक्ट होते हैं या 4.75 सीयू से पास नहीं होते, वी कॉल देम एज अ कोर्स एग्रीगेट। जो यहाँ पे लिखा है, द एग्रीगेट विच पासेस थ्रू 4.75 mm सीयू and written on 75 micron sieve are known as fine aggregate. The aggregate which does not pass through 4.75 mm or retained on 4.75 mm sieve are called as coarse aggregate. Okay, that is what you are supposed to remember. Again, very basic question ही है, ठीक है, fine. एंड दे में आस्क यू क्वेश्चंस अबाउट कोर्स एग्रीगेट। आप अगर साइट पे एंगुलर एग्रीगेट है या राउंडेड एग्रीगेट है, आप कौन सा एग्रीगेट को यूज करोगे, ऑलवेज वी गो विद द एंगुलर एग्रीगेट, क्योंकि एंगुलर एग्रीगेट में ये जो एडजस्ट थोड़े शार्प्स होते हैं, सिंस वो शार्प होते दिस गुड इंटरलॉकिंग, उसमें फ्रिक्शन ज्यादा है, अगर फ्रिक्शन ज्यादा है तो उसमें गुड इंटरलॉकिंग होते हैं, तो डायरेक्टली वी गो विद द एंगुलर एग्रीगेट। पर एंगुलर एग्रीगेट का एक प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि वो फ्रिक्शन ज्यादा है, उसके एडजस्ट शार्प है, वो वर्केबिलिटी के ऊपर इफेक्ट करेगा, क्योंकि अगर बहुत शार्प है
तो आपका जो सीमेंट का पेस्ट है इजीली फ्लो नहीं होगा, तो उसमें वर्केबिलिटी कम होता है। बट वेराज इन केस ऑफ अ राउंडेड एग्रीगेट, आपका फ्रिक्शन कम होता है, उसमें इंटर इंटर एग्रीगेट इंटरलॉकिंग कम होता है, बट क्योंकि वो स्मूथ होता है उसमें आपका वर्केबिलिटी ज्यादा होता है। तो आप किसको चूज करोगे? सो फॉर अस स्ट्रेंथ इज इंपॉर्टेंट, वर्केबिलिटी सेकेंडरी। वर्केबिलिटी को मैं चेंज प्लास्टिसाइजर को लगा के मैं वर्केबिलिटी को चेंज कर सकता हूँ, पर स्ट्रेंथ चेंज करने के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सो वी ऑलवेज गो विद एंगुलर एग्रीगेट, एंड जो आपका वर्केबिलिटी का जो प्रॉब्लम है उसके लिए मेरे पास प्लास्टिसाइजर है, उसको मैं ऐड करके उसको सही कर सकता हूँ। दैट यू कैन टेल, वो आंसर आपको बोलना आना चाहिए। बाकी फ्लेकी एग्रीगेट्स, इलोंगेटेड एग्रीगेट्स एंड ऑल वी डोंट एंटरटेन इन द कॉन्क्रीट। उसके लिए आपको टेस्टिंग सब करके उसको निकालना होता है, ठीक है। फाइन, यू नो व्हाट इज वर्केबिलिटी, पूछेंगे कि वर्केबिलिटी क्या है। तो वर्केबिलिटी वो चीज होते है विथ, I mean, workability is a property of a freshly prepared concrete through which it easily क्या लिखा है मैंने, डिटरमिन से ease and, नहीं तो आप नॉर्मली बता सकते हो, जो भी कंक्रीट काम करने के लिए इजी होता है वी कॉल दैट इज अ वर्केबल कंक्रीट। ठीक है, जैसे आपने कंक्रीट प्रिपेयर कर रहे हो, तो जब आप उसका मिक्सिंग करोगे, आपको आसानी से आपको मिक्सिंग करना है। आप मिक्सिंग करने के बाद उसको ट्रांसपोर्टेशन करोगे तो ट्रांसपोर्ट करने में इजी होना चाहिए। उसके बाद आप प्लेसिंग करोगे, प्लेसिंग करने में आपको इजी होना चाहिए। फिर आप उसको फिनिशिंग करोगे, वो आपको आसानी तरीके से अगर आप करोगे कोई चीज, देन वी कॉल इट एज अ वर्केबल कॉन्क्रीट। वही चीज मैंने इंग्लिश में लिखा है, विच कैन बी मिक्सड, प्लेस्ड, कॉम्पैक्ट एंड फिनिश्ड। देखो, अगर आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है, नो प्रॉब्लम, वो इंग्लिश का एग्जाम नहीं चल रहा है वहाँ पे, आप आंसर कैसे दे रहे हो मैटर करे, बट बेसिक इंग्लिश तो आना चाहिए। हाँ, पर अगर आगे वाला बंदा बोलेगा नहीं आई एम कंफर्टेबल इन हिंदी, तो आप हिंदी में आंसर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। फाइन, फाइन, ये सारे एग्जांपल्स मैं अपने कोर्स में देता हूँ कि अगर आप एक्लेयर्स का चॉकलेट लेते हो ना, आप खाने जाते हो एक्लेयर्स का चॉकलेट, आप आराम से उसको चबा सकते हो, राइट, इजीली यू कैन बाइट इट, उसमें ज्यादा आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। पर अगर मैं आपको फ्रूटेला का चॉकलेट दूंगा और बोलूंगा इसको चबाने के लिए, तो आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा फ्रूटेला चॉकलेट खाने में। सेम इज विद द कॉन्क्रीट, ठीक है, सेम इज विद द कॉन्क्रीट। अगर अच्छा कॉन्क्रीट है वो एक्लेयर्स जैसा स्मूथली फ्लो होगा, प्लेस कर सकते, फिनिशिंग कर सकते, नो प्रॉब्लम, ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है लेबर को। पर फ्रूटेला वाला चॉकलेट इज अ नॉन वर्केबल कॉन्क्रीट, खींचने में प्रॉब्लम है, फिनिशिंग में प्रॉब्लम है, स्लम बहुत कम है, तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। सो दैट इज हाउ यू कैन रिमेंबर एक्लेयर्स चॉकलेट एंड फ्रूटेला चॉकलेट फॉर वर्केबिलिटी टॉपिक, ठीक है। एंड दिस इज हाउ आई टीच इन माई कोर्स, ठीक है। स्लम टेस्ट का हो गया, काफी है ना। देन देन ये नॉर्मल प्रेजेंट मार्केट रेट थोड़ा याद रख के चले जाना, फ्यू पीपल, क्योंकि जनरल नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है ना। मान लो नॉलेज तो अच्छा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, थियरी पर मार्केट में रेट क्या चल रहा है पता नहीं तो क्या यूज है। मान लो इफ एग्जाम, इफ यूर अप्लाइंग फॉर क्यूएस वाला जॉब, क्वांटिटी सर्वेयर का जॉब, एंड उसने पूछ लिया मार्केट में क्या रेट चल रहा है, सीमेंट का क्या रेट चल रहा है, स्टील का क्या रेट चल रहा है, तो रेट ही पता नहीं तो क्या ही आप बीओ के बनाओगे, क्या ही फाइनल रेट पे यू ले रहा है विद फाइनल रेट। सो रेट का नॉलेज भी होना चाहिए आपको। वो जिस दिन आप इंटरव्यू में जाते हो उस दिन थोड़ा देख के चले जाना कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है, ठीक है। ब्रिक्स आजकल तो 10 12 13 रुपए तक हो गए, मैंने 8 लिखा था, 2 साल पहले वाला रेट है मेरा, रिकॉर्डिंग 2 साल पहले वाला रिकॉर्डिंग है। तो आजकल मार्केट में 12 रुपए का ब्रिक चल रहा है, ठीक है। टाइल्स तो आपको आराम से 35 40 रुपीज का मिल जाते हैं पर स्क्वायर फीट, डिपेंड करेगा। सीमेंट वही है, आजकल 300 320 340 के आसपास आपको सीमेंट मिल रहा है, ठीक है। देन दे लास्ट यू कि ब्रिक का क्या साइज है। ब्रिक का क्वेश्चन आपको यूजुअली छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन साइट पे पूछा जाता है, बड़े कंस्ट्रक्शन साइट में कोई बंदा ब्रिक यूज ही नहीं करेगा, डेफिनेटली नॉट आस्क यू ऑन द ब्रिक। वो डायरेक्टली ब्लॉक के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा कि ब्लॉक का डायमेंशन बताओ, ठीक है। फाइन, ब्रिक का देख के चले जाना। मॉड्यूलर ब्रिक का साइज 190 बाई 90 बाई 90 का होता है। उसमें अगर आप मोर्टार को ऐड करोगे, वो बनेगा आपका नॉमिनल साइज, जो होता है 200 बाई 100 बाई 100, ठीक है। एक होता है आपका मॉड्यूलर ब्रिक साइज, दैट इज विदाउट द मोर्टार, एंड अगर आप मोर्टार के साथ करोगे, दैट बिकम्स योर नॉमिनल साइज ऑफ द ब्रिक, ठीक है। फाइन, फिर बॉन्ड के बारे में थोड़ा याद रखना कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्या होते हैं। एक होता है आपका इंग्लिश बॉन्ड और एक होता है आपका फ्लेमिश बॉन्ड, ठीक है। दिस आर द जनरल बॉन्ड्स व्हाट वी यूज। वी जनरली गो विद इंग्लिश बॉन्ड, क्योंकि फ्लेमिश बॉन्ड में अ, आपको एक स्किल्ड मेसन चाहिए, क्योंकि एक आपने हेडर, ये आपको हेडर होता है, ये आपका स्ट्रक्चर होता है, आगे वाला पोर्शन जिसे स्ट्रक्चर, अगर मैं ऐसा रखूंगा ये मेरा हेडर होता है। कहाँ पे होगा, हेडर है ही ना, हेडर बॉन्ड इधर है, ये आपका हेडर होता है और ये आपका स्ट्रेचर होता है। ओके, जनरली भी होते हैं इंग्लिश बॉन्ड, एक पूरा हमने स्ट्रेचर का कोर्स लगा दिया, एक पूरा हमने हेडर का कोर्स लगा दिया, एक पूरा स्ट्रेचर एक पूरा हेडर, ऐसे लगाएंगे। फ्लेमिश में क्या होगा, एक स्ट्रेचर एक हेडर, स्ट्रेचर हेडर। सो अगेन इट्स लिटिल डिफिकल्ट इफ यू आर नॉट गेटिंग अ स्किल्ड मेसन, डेफिनेटली इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। फाइन, देन जैसे मैंने कहा कि ब्रिक के ऊपर क्या क्या टेस्टिंग करोगे, विच यू स्टडीड इन योर कॉलेज। जब आप ब्रिक 1 मीटर के हाइट से गिराओगे, वो टूटना नहीं चाहिए,
दो ब्रिक को अगर आप ऐसे मारो कि आपको एक मेटालिक साउंड टन करके एक साउंड आना चाहिए। तीसरी चीज, आप एक छोटा सा नेल ले लो एंड इसके ऊपर इस तरह से आप एक इम्प्रेशन करने के लिए कोशिश करो। अगर ज्यादा इम्प्रेशन नहीं आ रहे देन योर ब्रिक इज ऑफ अ गुड क्वालिटी। ये तीन टेस्ट आप बोल सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। अगर आप ईंट को पानी में सोक करके रखोगे फॉर 24 आवर्स, उसके बाद अगर निकालोगे देन वो 20% से ज़्यादा वेट एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए अगर वो फर्स्ट क्लास ब्रिक है। 22% से ज़्यादा वेट एब्जॉर्ब नहीं करना है अगर वो सेकेंड क्लास का ब्रिक है तो। ठीक है, दिस टू थिंग्स यू शुड हैव। एंड मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 3.5 होता है। मैंने 5.5 तो लिखा है, बट इफ यू रेफर द कोड बुक वहाँ पे मिनिमम 3.5 है। वी कैन से मिनिमम 3.5 से तो कम होना ही नहीं चाहिए ब्रिक का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, फाइन। अगेन दे आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस अबाउट द कोड बुक कि क्या क्या कोड बुक है। He'll ask you IS 456 2000 किसके लिए यूज होता है। तो IS 456 2000 आपका प्लेन और आरसीसी कंक्रीट के लिए यूज होता है। जो अभी हम डिजाइनिंग करते हैं सारे IS 456 2000 के हिसाब से करेंगे। अगर मेरे को अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बनाना है, जो भी जोन 2 जोन 3 जोन 4 एंड जोन 5 के ऊपर करना है, तो डेफिनेटली आई विल गो विद IS 1893 2016। ये वाला कोड बुक IS 1893 2016 अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स के लिए हम बनाएंगे। फिर वो पूछेगा मेरे को देख, अगेन साइट इंजीनियर के पोजीशन में क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछा जाता है, क्योंकि ऑल दिस आर फ्रॉम स्ट्रक्चरल इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू। बट मान लो कोई स्ट्रक्चरल इंजीनियर है जो आपके इंटरव्यू में बैठा है, बिकॉज बहुत सारे कंपनीज में, बड़े बड़े कंपनीज में देर आर इंजीनियर्स जो साइट पे भी काम करके स्ट्रक्चर डिजाइनिंग में गए हैं, एंड फिर उनको सिर्फ इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल, जब मैं टीचिंग जॉब कर रहा था, मेरा इंटरव्यू एस के दुगल सर ने लिया था। तो जो आप स्टील स्ट्रक्चर की बुक पढ़ते हो ना, स्टील स्ट्रक्चर एस के दुगल, तो वो उन्होंने मेरा टीचिंग का इंटरव्यू लिया था। तो ऐसे बहुत सारे रिटायर्ड प्रोफेसर्स भी आते हैं, बड़े बड़े कंपनी से। हम टेलिंग, छोटे मोटे कंपनी ऐसे बुलाएंगे भी नहीं, इनके औकात भी नहीं होते उनको बुलाने के लिए। बट बड़े कंपनी जैसे टोटल एनवायरनमेंट, LNT हो गया, जितने भी एफकॉन्स हो गए, ऑल दिस बिग कंपनीज दे आस्क, बिकॉज उनको अच्छे कैंडिडेट्स चाहिए। तो डेफिनेटली वो सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। तो वहाँ पे इज एवरी चांस ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। एंड ऑल्सो इन फ्यू इंटरव्यूज, अगर आप साइट इंजीनियर का भी इंटरव्यू दे रहे हो, इज एवरी चांस वो एक बीम देगा, उसके ऊपर एक यूडीएल ड्रॉ करके देगा और बोलेगा इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करो। ये सब तभी आता है जब आगे वाले बंदे को आपको लेना ही नहीं ना, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाते हैं। बिकॉज वाई एम शेयरिंग इज दैट, मेरे पास एक स्टूडेंट आया था जिसको 5 ईयर का एक्सपीरियंस था, पर वो हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर नहीं था। ओके, उनको हाई राइज वाला बंदा ही चाहिए था, पर इसको हाई राइज का नहीं था। इन्होंने जितना भी क्वेश्चन पूछा, ही वॉज एबल टू आंसर दैट। फिर इनको लगा कि यार ये पूरा आंसर दे रहा है, फिर उन्होंने जानबूझ के उसको स्ट्रक्चर का क्वेश्चन दे दिया। उसको ये सब पूछ लिया कि लो, ये एक फ्रेम है, ठीक है, इसके ऊपर एक यूडीएल आ रहा है, तो इसका मेरे को BMD बना के दिखाओ। देन डेफिनेटली उसने सीधा सीधा बोल दिया, सर ये सब 4-5 साल हो गए, मैंने कभी इसको देखा ही नहीं। देन स्ट्रेट अवे दे टोल्ड कि नहीं, हमें हाई राइज में जितने जिस बंदे ने काम किया वही वाला बंदा चाहिए। समटाइम्स आप जितने भी अच्छे इंटरव्यू दे दो, अगर आगे वाले बंदे को आपको लेना ही नहीं है ना, they can ask you some weird question also, but that is fine. That is like one in let's say 100 cases and all, ठीक है, वो मैटर नहीं करें। बट मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि यू शुड, आपका माइंडसेट में दोनों चीज होना चाहिए। क्या आंसर देना वो भी पता होना चाहिए, एंड कभी कभी आप अच्छा आंसर देने के बाद भी दे डोंट सिलेक्ट यू सम टाइम, दैट इज फाइन। ठीक है, फाइन। हाँ, कमिंग बैक टू दिस, तो ये वाला दो आपको पता होना चाहिए। फिर वो पूछेंगे, एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि IS 13920, ये वाला जो कोड बुक है कहाँ पे यूज किया जाता है। दिस इज यूज स्पेशली फॉर डक्टाइल डिजाइन एंड डिटेलिंग ऑफ RCC सब्जेक्टेड टू सेस्मिक फोर्सेस। जब भी हम स्ट्रक्चर को अर्थक्वेक जोन में लगाते हैं, उसका जो डिटेलिंग होता है, मतलब बीम में कितना सरिया लगाना है, कॉलम में कितना होगा, बीम का साइज कितना रखना है, ये सारी चीज आपको IS 13920 कोड बुक में यूज किया जाता है। सो द नेम इज डक्टाइल डिजाइन एंड डिटेलिंग ऑफ RCC सब्जेक्टेड टू सेस्मिक फोर्सेस होता है। ठीक है, बाकी आपका स्ट्रक्चर के ऊपर डेड लोड कितना आ रहा है, मतलब डेड लोड मतलब सेल्फ वेट ऑफ द मटेरियल्स निकालना है, तो आपको IS 875 पार्ट 1 को यूज करना है। एंड लाइव लोड के लिए IS 875 पार्ट 2, बस इतना याद रखना, बाकी और भी चाहिए, बट ऑल दिस थिंग्स आर रिक्वायर्ड फ्रॉम structural designing point of view. For a site execution job, they'll never ask all these questions. ठीक है, fine. Site execution में maximum questions will come from execution, and they'll ask a few very basic question, जैसे मान लो अगर आप बहुत फ्रेशर हो तो पूछेगा कि सिंगली इन्फो सेक्शन क्या होते हैं, डबली इन्फो सेक्शन क्या होते हैं। तो सिंगल इन्फो सेक्शन वो सेक्शन होते हैं जहाँ पे हमने रीइंफोर्समेंट को टेंशन जोन में लगाते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में हर बार स्टील नीचे दिया जाता है, क्योंकि टेक्स्ट बुक के केस में सिंपली सपोर्टेड बीम ही लिया जाता है।
बट अगर वो कैंटिलीवर बीम होता है तो टेंशन ऊपर आते हैं, तो इस सरिया को आपको ऊपर ड्रॉ करना होते हैं। बट टेक्स्ट बुक में क्या होता है, डेफिनेटली आपको सिंपली सपोर्टेड बीम ही लिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये नहीं बोलना कि बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, वो गलत होता है। सिंपली आपको इफ somebody ask you what is a single reinforced section, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, single reinforced section is a section where the steel is given below the neutral axis. That is wrong. That is करेक्ट ओनली इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड। कैंटिलीवर में तो ऊपर होगा, तो आंसर ही गलत होगा। तो आपको बोलना है जहां पे भी टेंशन है वहां पे हम अपने स्टील को प्रोवाइड करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज योर सिंगली रिइंफोर्स सेक्शन। इफ यू वांट यू कैन ऐड की अगर वो सिंपली सपोर्टेड केस होगा तो हमारा रिइंफोर्समेंट नीचे आता है क्योंकि टेंशन मेरा नीचे है। इन केस ऑफ कैंटिलीवर भी मेरा टेंशन ऊपर होता है, तो इसलिए मैं ऊपर सरिया देता हूँ। दैट इज द आंसर यू कैन टेल। ठीक है, दैट इज अबाउट सिंगल रिइंफोर्स सेक्शन। डबल रिइंफोर्स सेक्शन में क्या होता है, दोनों तरफ करेंगे। इसमें भी करेंगे, टेंशन जोन में भी करेंगे और कंप्रेशन जोन में भी करेंगे। क्योंकि होता क्या है, क्यों हमें कंप्रेशन जोन में करना पड़ता है, ये मैं आस्क अगेन। क्योंकि मेरे को डेप्थ इंक्रीज नहीं करना होते। अगर मेरे को डेप्थ इंक्रीज नहीं करना है, द सेकंड ऑप्शन इज इन ऑर्डर टू एकोमोडेट दैट मच अमाउंट ऑफ स्टील, मेरे को कंप्रेशन फेस को भी यूज करना होता है। इसीलिए हम डबली रिइंफोर्स सेक्शन में विल गो विद दैट। ठीक है, फाइन। ये वाला डब्ल्यू हो गया। ओ एंड दे लास्ट यू फ्यू क्वेश्चन लाइक कैंटिलीवर बीम में सरिया कहाँ पे डालोगे, तो कैंटिलीवर बीम में सरिया यूजुअली अबोव द न्यूट्रल एक्सिस, ऊपर की तरफ लगाया जाता है। और अब पूछेगा क्यों ऊपर ही लगाया जाता है, इफ इज एक्सपेक्टिंग मोर आंसर देन बोलना कि सर एक एक मेरा कैंटिलीवर बीम है, जब इसके ऊपर ऐसा लोड आएगा सर, इसका जो बेंडिंग मोमेंट होता है ना सर, ऐसा होता है। तो यहाँ पे पूरा ऐसा नेगेटिव ऐसा होता है, ठीक है, थोड़ा इस तरह से जाता है, ऐसे जाता है, ऐसा जाता है, ठीक है, ये वाला। तो ये पूरा नेगेटिव है सर, इसीलिए मेरा स्टील सिर्फ ऊपर का जरूर, ऊपर में मेरे को स्टील का जरूरत है। ठीक है, फाइन, दिस इज व्हाट यूर सब। देखो अगेन आई टेल, इंटरव्यू में जब जाते हो ना, जितना हो सकता है आप अगर बना के उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, इट्स ऑलवेज अ बेटर। क्योंकि ड्राइंग स्पीक्स मोर देन योर वर्ड्स। तो ड्राइंग बना के दिखाओगे, इसका मतलब तुम्हारे पास नॉलेज है। ठीक है, आप ओरली बोलोगे दैट इज फाइन, बट अगर कहीं मौका मिल रहा है कि हाँ ड्राइंग बना के मैं समझा सकता हूँ, डेफिनेटली डू दैट। ठीक है, फाइन। एंड ट्राई टू कीप योर आंसर्स, कैसे करना है आंसर्स को बताओ, लिमिटेड। आपको बहुत कुछ पता होगा, आगे वाले बंदे इज नॉट इंटरेस्टेड टू नो एवरीथिंग। ठीक है, तो दैट इज वाई, या जस्ट 1 मिनट। या ठीक है, तो जितना भी आपको बोलना है उतना ही आंसर आपको बोलना है। कपलर्स ऑलरेडी आई कवर्ड, दैट इज इनफ। कपलर्स मैंने कवर करके दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे विल आस्क यू कि डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है। अगेन आपको बोलना है कि डेवलपमेंट लेंथ वो लेंथ होता है जो आपका स्ट्रेस आपने रीबार से कंक्रीट के ऊपर जो ट्रांसफर करेगा, दैट इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट लेंथ। सो डेवलपमेंट लेंथ इज प्रोवाइड टू ट्रांसफर द स्ट्रेस फ्रॉम द रीबार टू द कंक्रीट। तो आपको चाहिए तो एग्जांपल के साथ भी बता सकते हैं कि सर एक कॉलम है और ये मेरा बीम है, जो मैं इस तरह से जो बेंड करता हूँ ना, ये वाला चीज, सो दिस इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट लेंथ। आपको एक्सप्लेन करना आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, एल्स आप एक पेपर उठा लो, पेपर उठा के उनको बता दो कि सर ये मेरे एक बीम है और ये वाला पोर्शन मेरा कॉलम है, मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ। तो मेरा मान लो एक स्टील यहाँ से आ रहा है, ये स्टील यहाँ से आ रहा है, इधर से जाके ऐसा मोड़ेगा सर स्टील। तो ये वाला जो लेंथ होता है यहाँ से लेके यहाँ पे, ये मेरा डेवलपमेंट लेंथ होता है। देखो इतना सारा बोलने के बाद भी, आई मीन जस्ट 1 मिनट। या देखो इतने सारे आंसर बोलने के लिए भी आपके पास गट्स होना चाहिए, क्योंकि मैं तो सिर्फ आपको पढ़ाते जा रहा हूँ, बट आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है वो मुझे पता नहीं। पर कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट्स कैसे क्लियर हो जाएंगे, या तुम वीडियोस देख लो या स्ट्रेट अवे आई टेल यू कोर्सेज में एनरोल करो, वो कॉन्फिडेंस देगा। क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ इंटरव्यू के क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके पीछे मैं एक और चीज बता, ये भी गलत है जो मैंने बोला है ना कि डेवलपमेंट लेंथ ऐसा, ये गलत है एक्चुअली। इसलिए गलत है कि डेवलपमेंट लेंथ हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा ही आना चाहिए। यू डोंट हैव टू बेंड ऑल द टाइम। इवन अगर आप बार ऐसे स्ट्रेट भी लेके जाओगे ना, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि होता क्या, आगे यही क्वेश्चन पूछेगा, अगर आगे वाले को पता चल रहा है कि इस बंदे के पास नॉलेज है, वो और डिफिकल्ट करने लग जाएगा। तो हर बार इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपका जो बार है ना ऐसा आके मोड़ना, ऐसा कुछ है ही नहीं। यू डोंट हैव टू बेंड द बार। इवन तुम बार ऐसे स्ट्रेट लेके आओगे, ये भी आपका डेवलपमेंट लेंथ बनेगा। एक और केस है ऐसे ला के ऐसे बेंड भी करना हो, ये भी डेवलपमेंट लेंथ है। तो पूछेगा कल, अगर आपने बोल दिया कि सर ये डेवलपमेंट लेंथ है, आगे वाला बंदा अगर आपसे ज्यादा नॉलेज है तो पूछेगा तो इसको क्या बोलते, अगर ये ऐसा है तो इसको इसको इसमें डिफरेंस क्या हो गया। तो फिर आपको बोलना आना चाहिए। डेफिनेटली मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इट इज एक्सप्लेन इन माई कोर्स, इसके पीछे का लॉजिक क्या है।
तो कोर्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। फाइन, चलो, बट डोंट वरी, इतना सब कोई पूछेगा नहीं, मेरे जैसा कोई बंदा बैठेगा तो पूछेगा, बट डेफिनेटली दे विल नॉट आस्क यू इस लेवल का क्वेश्चन, क्योंकि वो डिपेंड करे उसके, फिर उसको ईगो पे आ जाएगा वो। होता है कि कभी कभी इंटरव्यू में अगर आप सारे आंसर बोलने लग जाओगे और आगे वाले से आप फिर ना आर्ग्यू करने लग जाओगे ना, फिर वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम। तो जब मैं टीचिंग जॉब के लिए इंटरव्यू गया था, वहाँ पे एक और इंटरव्यू एस के दुगल सर ले रहे थे, और उसने एक क्वेश्चन पूछा था स्टील स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। तो बुक जो लिखा है एस के दुगल सर ने लिखा है, और उसने दो क्वेश्चन पूछ लिया स्टील स्ट्रक्चर के ऊपर। जो आगे वाला बंदा था आंसर देता, उसने कुछ आईआईटी से एमटेक करके आ गया, तो इसने कुछ बोल दिया, उसने कुछ बोल दिया, फिर उसको नहीं लिया। सो वो भी मैटर करता है आप किससे बात कर रहे हो, वो भी मैटर करता है। इंटरव्यू में डोंट गो एंड शोकेस योर नॉलेज और स्किल्स, आगे वाला बंदे को भी देखना पड़ेगा, ठीक है। वो भी मैटर करता है कभी भी इंटरव्यू में, ठीक है। फाइन। हाँ, नेक्स्ट दे में आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस लाइक लैपिंग कहाँ पे करोगे, बीम में लैपिंग कहाँ पे करोगे, कॉलम में लैपिंग कहाँ करोगे। इसका एक ही आंसर होता है, जहाँ पे भी आपका बेंडिंग मोमेंट बहुत ही कम होता है वहाँ पे हम लैपिंग करेंगे, ठीक है। जहाँ पे भी बेंडिंग मोमेंट बहुत ही कम होता है वहाँ पे लैपिंग करेंगे, क्योंकि लैपिंग इज अ वीक 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 जोन, ठीक है। तो बीम में आपको लैपिंग सेंटर पे करना होता है, टॉप सॉरी या बीम में आपको लैपिंग सेंटर पे करना होता है टॉप स्टील के लिए। बॉटम स्टील के लिए आपको लैपिंग नियर द सपोर्ट करना होता है। आई रिपीट अगेन, बीम में आपको लैपिंग सेंटर पे करना होता है एट द टॉप रिइंफोर्समेंट, एंड बॉटम में आपको नियर द सपोर्ट। फिर वो पूछेगा नियर द सपोर्ट मतलब कितना नियर द सपोर्ट, और सेंटर मतलब कितना सेंटर। देन यू कैन आंसर कि सर अगर ये वाला एक कॉलम है एंड ये मेरा दूसरा कॉलम है, तो इस कॉलम से L/4 डिस्टेंस हम छोड़ेंगे, इस कॉलम से L/4 डिस्टेंस हम छोड़ेंगे, तो ये जो बचेगा ना ये वाला, इस एरिया में कहीं पे भी मैं लैपिंग कर सकता हूँ टॉप रिइंफोर्समेंट के लिए। बॉटम में सर यहाँ से L/4 रीजन है, यहाँ से L/4 रीजन है, इसके अंदर और इसके अंदर मैं लैपिंग करूंगा, मुझे इस वाले एरिया में कभी भी लैपिंग नहीं करना है, ठीक है। दिस इज द आंसर यू टू टेल। तो फिर आगे जो है, ए भी करेक्ट नहीं है इसमें, ये नॉर्मल SP34 या IS 456 रेफर करके तभी एक काम चलेगा, बट इन केस ऑफ अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर दैट इज IS 13920 के हिसाब से इधर भी लैपिंग नहीं करना है, इधर भी लैपिंग नहीं करना है। सो पुट इट इन द कमेंट बॉक्स इफ यू नो कि लैपिंग कहाँ पे करना है, ठीक है। ये वाला समझ में आ गया, चलो काफी है। इन केस ऑफ कॉलम सेंटर पे लैपिंग करना है, कॉलम के लिए ऑलवेज यू हैव टू डू लैपिंग एट द सेंटर, एंड इन केस ऑफ स्लैब ऑल्सो एट द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन मतलब जहाँ पे आपका बेंडिंग मोमेंट बहुत ही कम है, या बेंडिंग मोमेंट जीरो और नियर टू जीरो होते हैं, वहां पे आपको लैपिंग करना है इन केस ऑफ स्लैब ऑल्सो, ठीक है। दैट्स इट। तो ये सारे आपके क्वेश्चंस आएंगे, एंड ये वाला लिखा है मैंने, ठीक है। फिर स्लैब का भी हो गया, एंड बस ऑलमोस्ट एवरीथिंग कवर। दे मैं आस्क यू फ्यू क्वेश्चन के पिन रिइंफोर्समेंट क्या होता है, व्हाट इज पिन रिइंफोर्समेंट और स्पेसर बार। तो जब भी हम बार को दो लेयर में प्रोवाइड करते हैं, जैसे ये आपका लेयर वन होता है, ये आपका लेयर वन होता है, ये आपका लेयर टू होता है, जब दो लेयर में हम बार को प्रोवाइड करेंगे, इन दोनों के बीच में एक सपोर्ट और एक स्पेसिंग को प्रोवाइड करने के लिए हम स्पेसर बार या पिन रिइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करेंगे। तो इसका डायमीटर यूजुअली 3 क्लॉज है आपके कोड बुक में, ये 3 क्लॉज आपको पता होना चाहिए, बट डेफिनेटली मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि उसमें टाइम लगता है। बट यू कैन से कि ये जो दो बार, जैसे मान लो 16 डायमीटर का सरिया है और ये 20 डायमीटर का सरिया है, जो भी ज्यादा है 20, तो आप एटलीस्ट 20 mm का डायमीटर यूज करके आप यहाँ पे स्पेसर बार लगा सकते हो, या 25 का भी कर देना, नो प्रॉब्लम। यूजुअली जो वेस्ट बार पड़ा होता है साइड पे उसको यूज करेंगे, बट दोनों बार से ज्यादा वाला डायमीटर को यूज करके आपको यहाँ पे स्पेसर बार लगाना होता है, ठीक है। ये सारे आपके स्पेसर बार, ये आपका स्पेसर बार होता है जो यहाँ पे हम लगाते हैं, ठीक है। दैट्स इट। फिर इसके बाद और क्वेश्चन होगा, यही वाला है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल बीम, ये वाला नहीं चाहिए। एंड कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि स्क्वायर कॉलम में कितना मेन रिइंफोर्समेंट होना चाहिए, तो स्क्वायर कॉलम में मिनिमम 4 होना चाहिए, और सर्कुलर कॉलम में आपको 6 होना चाहिए। व्हाट आर द मिनिमम रिइंफोर्समेंट, मिनिमम रीबार इन स्क्वायर कॉलम 4 होना चाहिए, और सर्कुलर में 6 होना चाहिए, ठीक है। और कॉलम में मिनिमम सरिया कितने डायमीटर का होना चाहिए, तो 12 mm का होना चाहिए। इन केस ऑफ बीम इट इज 12 mm, स्पेशली फ्रॉम IS 13920 कोड बुक पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। बस, और ये सारी चीज होता है। वन मोर क्वेश्चन आई टेल यू। हाँ, वो पूछ सकते हैं कि कॉलम में मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील कितना होता है, कॉलम में मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील कितना होता है। यू कैन टेल कि 0.8% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया,
0.8% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। एंड मैक्सिमम कितना हो सकता है, अगर आप लैपिंग नहीं करोगे तो 6% तक आप जा सकते हो, अगर आप लैपिंग करोगे तो 4% तक आप जा सकते हो। इतना ही बोलना है, पर इन रियलिटी इतना भी नहीं करते, 2 to 3% के बीच में रखते हैं। बट ये आपको इंटरव्यू में नहीं बोलना है, क्योंकि आप साइट इंजीनियर क्यूए किसी प्लानिंग इंजीनियर दे रहे हो, आप स्ट्रक्चरल इंजीनियर का इंटरव्यू नहीं दे रहे हो। स्ट्रक्चर इंजीनियर का इंटरव्यू दे रहे हो तब आपको ये बोलना है कि 2 to 3% होता है। बट इफ यू आर नॉट गिविंग अ स्ट्रक्चर इंजीनियर का इंटरव्यू, बस इतना बता देना, अगर लैपिंग करेंगे तो 4%, लैपिंग नहीं करेंगे तो अप टू 6% इज अलाउड। अगर लैपिंग नहीं करोगे मतलब वहां पे हम कपलर को यूज करेंगे, ठीक है। अगर वो पूछेगा नहीं मेरे को प्रैक्टिकली कितना देंगे तो बताओ, तो 2 to 3%। आप ही जाके ना आंसर मत बोला करो, फिर वो कुछ भी आंसर, क्योंकि होता क्या है ना, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है आंसर्स, पर उनको 10-15 साल का एक्सपीरियंस होता है। तो देन व्हाट विल हैपन, उनको अच्छा नहीं लगता ना कि यार कोई बंदा है जो फ्रेशर 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, वो इतना सब दे रहे हो मैं, और एक मेरे को भी पता नहीं, देन अगेन वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अननेसेसरी आंसर मत देना, पूछेगा तभी आंसर दे दो, ठीक है। फाइन, बस बस, ऑलमोस्ट डन। देखो क्वेश्चन तो बहुत कुछ है मेरे पास, बट इनफ, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग आई कवर्ड, यूनिट कन्वर्शन हो गया। ऑफ कोर्स नाउ विल गो टू द लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट क्या होता है, आपको एटलीस्ट सीमेंट सैंड एग्रीगेट का कैलकुलेशन करना आना चाहिए, ठीक है। मोर्टार का क्वांटिटी कितना होता है, कंक्रीट का क्वांटिटी कैसे निकालोगे, शटरिंग का क्वांटिटी कैसे निकालोगे, शटरिंग का यूनिट कितना होता है, फिर उसके बाद कंक्रीट में सीमेंट कितना होगा, सैंड कितना लगेगा, एग्रीगेट कितना लगेगा, वो तो आना ही आना है। यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, नहीं तो मेरे चैनल पे भी मैंने बना के रखे, नहीं तो आपको नॉर्मल रैंडम यूट्यूब चैनल्स पे भी मिल जाएंगे। बट अगर आपको स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना है, डेफिनेटली अगेन आई विल टेल, डाउनलोड माई सिविल ब्रेन्स ऐप। अभी आई थिंक ऑलमोस्ट 1 घंटे के ऊपर, आई थिंक 1.5 घंटे का लेक्चर हो चुका है। अगर आपको 1.5 घंटे में इतना कंटेंट में मैंने दिया है, डेफिनेटली जस्ट इमेजिन कंप्लीट कोर्स में इसका 10x मिलेगा, और भी स्ट्रक्चर्ड वे में मिलेगा, विथ माई मेंटरशिप, माई गाइडेंस एंड विथ माई 8 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आपके साथ आने वाले। जो चीज़ मैंने 7-8 साल लगाए हैं चीज़ों को सीखने के लिए, आपको 4-5-6 महीने के अंदर यू विल बी एबल टू रीच टू दैट लेवल, ठीक है। फाइन, मान लो एक वॉल है, ठीक है। अगेन ये सब यूजुअली क्वांटिटी सर्वेइंग के इंटरव्यू में पूछा जाता है, साइट इंजीनियर में भी अगर आप बोलोगे मेरे को 1.5-2 साल का एक्सपीरियंस है, डेफिनेटली वो पूछेगा कि वॉल का हाइट है लेट्स से 3 मीटर, ओके, वॉल का लेंथ है 3 मीटर, और ये जो मोर्टार यहाँ पे डाले ना वो 12 mm का है, तो मेरे को इसका वॉल्यूम का, प्लास्टर का वॉल्यूम निकाल के बता दो। वॉल्यूम ऑलवेज सिंपल, तो आपको हाइट पता है, आपको लेंथ पता है, ठीक है, और आपको थिकनेस पता है, तीनों को मल्टीप्लाई करो, 3 बाई 3 बाई 12 mm है, तो 0.012, 0.108 क्यूबिक मीटर का मोर्टार लगेगा। आई एम यूजिंग अ वर्ड कॉल्ड मोर्टार, क्योंकि इसमें एग्रीगेट नहीं होते, सीमेंट सैंड पानी होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मोर्टार। हाँ ही मैं आज, क्योंकि मोर्टार और कंक्रीट के बीच में क्या डिफरेंस है, कंक्रीट में एग्रीगेट होता है, एडमिक्सचर सब होते हैं, मोर्टार में सिर्फ सीमेंट सैंड और पानी होता है, ठीक है। फाइन, पर जो हम यहाँ पर आंसर निकाल रहे हैं ना, ये वेट वॉल्यूम है, पर हम जब सीमेंट को मिक्स करेंगे वो हमारा ड्राई वॉल्यूम में होता है। इसीलिए आपको ड्राई वॉल्यूम के लिए वेट वॉल्यूम प्लस 33% आपको एक्स्ट्रा लेना होता है। 33% हैज कम थ्रू एक्सपीरियंस एंड ऑल दोस रिसर्च एंड ऑल। तो 0.108 प्लस इसका 33% ऑफ 33%, मतलब 33 मतलब आप 1.33 इंटू 0.108 भी करो, तब भी आपको सेम आंसर आएगा। मतलब 33 मतलब 1 मतलब 100% होता है, 33 एक्स्ट्रा ऐड करना है, तो 1.33 इंटू 0.108 करो, नहीं तो 0.108 को वैसे ही रखो, एंड इसका आप 33 निकाल देना। इसका 33% ऑफ 0.108 इज 0.03564, प्लस 0.108 को ऐड करो, 0.144 क्यूबिक मीटर का ड्राई वॉल्यूम चाहिए आपको, ठीक है। एक बार आपको ड्राई वॉल्यूम मिल गया, फिर आपको उसका रेशियो लेना होता है। तो यूजुअली प्लास्टर का रेशियो 1:4, 1:5 और 1:6 होता है, कुछ जगह पे 1:3 भी होता है, डजेंट मैटर, आपको पता होना चाहिए कि कैसे करना है। तो 1 पार्ट ऑफ सीमेंट और 4 पार्ट्स ऑफ सैंड होते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम आपको पता है यहाँ से 0.144, तो आप क्या करना, 0.144 इंटू 1, मतलब सीमेंट एक पार्ट होता है 1:4, इसे सीमेंट 1 डिवाइड बाई टोटल कर देना, टोटल मतलब 1+4, 1+4, 1:4 है ना, 1+4 कितना होगा 5। ये आंसर आएगा आपका 0.28 क्यूबिक मीटर, एंड 0.28 क्यूबिक मीटर रफली यू कैन कंसिडर टू बी 1 बैग, ठीक है। फाइन, नेक्स्ट इज 1 बैग ऑफ सीमेंट आपका 50 kg हो गया, एंड 1 बैग ऑफ सीमेंट आपको पता है 0.0347 क्यूबिक मीटर होता है। ये समझ में आए, देखो ये क्यूबिक मीटर में आंसर मिल रहा है, इसको आप मल्टीप्लाई कर देना 29 से, 29 से ही करना पड़ेगा, तब जाके आपको आंसर मिलेगा। नहीं तो वी नो दैट 1 बैग ऑफ सीमेंट इज 0.0347 क्यूबिक मीटर, ये इससे भी कम में
बट हम आधा बैग नहीं मंगवा सकते, एक बैग तो लाना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने वन वन बैग यहाँ पे लिखा है। ठीक है। सिमिलरली आपको सैंड का क्वांटिटी निकालना है, अगेन 0.144 इंटू सैंड का पार्ट कितना है 4, तो 4 डिवाइड बाई टोटल रेशियो करना, 1+4 ये 5 हो जाएगा। तो अगेन 0.115 क्यूबिक मीटर होता है। इसको इन्होंने ब्रास में कन्वर्शन किया है, कन्वर्शन के लिए याद रखना 1 क्यूबिक मीटर मतलब 0.353 ब्रास, ये तो एक ब्रास मतलब 4528 kg होता है। तो आपको आंसर मिला क्यूबिक मीटर से, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो इससे 0.353 से, तो आपको 0.04 ब्रास मिलेगा। एंड ब्रास को आप मल्टीप्लाई करो 4528 से, आपको केजी में मिल जाएगा। नहीं तो इसी आंसर को आप 35.31 से मल्टीप्लाई करो, आपको क्यूबिक फीट में मिलेगा। कन्वर्शन पता होना चाहिए। ठीक है, दैट्स इट यार। तो सीमेंट का समझा दिया, सैंड का समझा दिया। अगर वो कंक्रीट होता तो आपको कोर्स एग्रीड का भी निकालना था, सेम प्रोसीजर। ओनली थिंग इज कंक्रीट का निकालने का आप देखो कोई रैंडम यूट्यूब के वीडियोस देख लो, मिल जाएगा आपको, नो नो वरीज। ठीक है। हाँ, तो बस इतना ही होगा। हाँ, बस ये वाला चीज़ मैंने मिस कर दिया। दिन आज की डेंसिटी, अगर आप एक फ्रेशर भी हो, अगर आप एक 2 साल का एक्सपीरियंस भी है ना, वो पूछेंगे कि डेंसिटी कितना होता है। सीमेंट का डेंसिटी 1440 kg पर क्यूबिक मीटर होता है, स्टील का 7850 kg पर क्यूबिक मीटर। और यहाँ पे वो तुम्हें क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे, केजी पर क्यूबिक मीटर है या केजी पर स्क्वायर मीटर है या किलो न्यूटन है, तो केजी और किलो न्यूटन का डिफरेंस क्या है, बहुत सारे रिपीट रिपीट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मेक श्योर वी हैव सम आइडिया। ठीक है, फाइन। मतलब 1 kg, नॉट 1 kg, 1 किलो न्यूटन, 1 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 101.7 kg, ये भी आपको याद रखना है। ओके, वन वन एक मिनट, जस्ट आई ऑल्सो वेरीफाई, क्योंकि आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, 1 किलो न्यूटन मतलब 101.7 kg होता है, लेट मी वेरीफाई दैट। ठीक है, ये पूछेंगे आपसे 1 किलो न्यूटन टू kg, या 1 किलो न्यूटन मतलब 101.97 kg, आप 102 मान के चलो। 1 किलो न्यूटन मतलब 102 kg। अब इंटरव्यू में आप बैठे हो, उसने बोल दिया 5 किलो न्यूटन मेरे को केजी में कन्वर्ट करके बताओ, तो 5 न्यूटन मतलब 5500 kg होता है। ठीक है, फाइन। हाँ, सीमेंट हो गया। और सैंड का यूजुअली 1600 से लेके 1800 तक होता है, वो डिपेंड करेगा ड्राई सैंड है, पर आप बोल सकते हैं कि 1600 kg पर क्यूबिक मीटर से लेके 1800-1900 kg पर क्यूबिक मीटर का सैंड का डेंसिटी होता है। कंक्रीट पीसीसी आपका 2400 kg पर क्यूबिक मीटर होता है। आरसीसी आपका उसमें स्टील होता है, तो 2500 kg पर क्यूबिक मीटर होता है। पानी होता है 1000 kg पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, फाइन। एंड 1000 kg पर क्यूबिक मीटर मतलब 1 क्यूबिक मीटर भी होता है, 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 kg, आई मीन 1 cubic meter is equal to 1000, नॉट 1 cubic meter, या 1 cubic meter इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है, वो भी याद रखना आप, वो भी याद रखना है आपको। ठीक है, या उसके बाद ब्रिक्स का याद रखना 1600 से लेके 1920 होता है। अगेन ये रेंज होता है, डिपेंड करेगा ब्रिक्स का क्लास कौन सा है, बेस्ड ऑन दैट आपका ये वेरी करेगा यहाँ पे। ठीक है, बस इतना ही काफी, और कुछ नहीं चाहिए। एएसी ब्लॉक एंड ऑल 600 से 800 के बीच में होता है। एएसी ब्लॉक का जो वेट होता है, ओके, ऑटोक्लेव एरेटेड कंक्रीट ब्लॉक, वो 600 से लेके 1800 के 600 से लेके 800 के बीच में होता है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा साइज के ऊपर, आपको 400 mm 600 mm का भी लेंथ में मिल जाता है, इसीलिए। ठीक है, फाइन। हाँ, अगेन दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, मोड ऑफ मेजरमेंट, एक्सकवेशन आपका क्यूबिक मीटर में होता है। उसके बाद आपका सरफेस ड्रेसिंग स्क्वायर मीटर में होता है। कंक्रीट सारे आपका क्यूबिक मीटर में होता है। शटरिंग आपका स्क्वायर मीटर में होता है। ठीक है, बस। और डीपीसी आपका स्क्वायर मीटर में होता है, क्योंकि डीपीसी में आपका जो थिकनेस है वो फिक्स्ड होता है। ओके, इसीलिए वो स्क्वायर मीटर में होता है। जो भी इसका मटेरियल का या जो भी आप निकाल दो आंसर, अगर कोई एक चीज फिक्स्ड है ना, तो स्क्वायर मीटर, जैसे प्लास्टरिंग, प्लास्टरिंग स्क्वायर मीटर में होता है, क्योंकि प्लास्टरिंग का जो थिकनेस है वो यूजुअली फिक्स्ड है, जैसे 12 या 15 mm होता है, वो फिक्स्ड है, इसलिए वो स्क्वायर मीटर में होता है। लेंथ और ब्रेड्थ हमें निकालना होता है, स्क्वायर मीटर में आंसर मिलेगा। ठीक है, फाइन। प्लास्टरिंग स्क्वायर मीटर, पेंटिंग आपका स्क्वायर मीटर में होता है। एंड दैट्स इट। ओके, ये वाला याद रखना है आप, बस। आई थिंक इनफ, और भी बहुत कुछ है यार, और भी बहुत कुछ है। ब्लॉक का कैलकुलेशन कैसे करना है, और डेफिनेटली इतना सब नहीं चाहिए, इनफ। आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीथिंग आई टेकन। ओके, और भी अगर और भी मैं स्टार्ट करूंगा, और भी मेरे को 30-40 मिनट्स तो इसमें ही लगने वाले। फिर आपको बीबीएस का भी समझाना होता है, एंड इसके अलावा और भी इतने क्वेश्चन है। पाइल फाउंडेशन के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, कोल्ड जॉइंट क्या है, कंस्ट्रक्शन जॉइंट क्या है, एक्सपांशन जॉइंट क्या है, कंट्रोल जॉइंट क्या है, फ्लोटिंग कॉलम्स क्या है, स्टब कॉलम क्या है, प्रोडक्टिविटी का क्वेश्चंस आएंगे। तो इफ यू रियली लाइक दिस सेशन, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि सर एक और सीरीज लाइए,
उसमें मैं थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन लूंगा। एडवांस लेवल इन द सेंस ये सारे एडवांस लेवल का है, फ्रेशर्स को नहीं पूछा जाता है। ऑल दिस क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम जिसको 1 2 3 4 साल का एक्सपीरियंस है ना, उनसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड इसके अलावा आपको पूरा क्यूए किसी का नॉलेज होना चाहिए। ये पूरा मेरा क्यूए किसी का कोर्स है। अभी जो मैं पढ़ा दिया ना, उसका एडवांस लेवल आपको क्यूए किसी में मिलेगा। ये सारे आपके क्यूए किसी, कंस्ट्रक्शन जॉइंट क्या है, फिर उसके बाद आपको व्हाट इज दैट, ये पीवीसी स्टॉपर्स मतलब क्या है, कहाँ पे यूज करोगे, ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए। फिर बूम प्लेसर क्या होता है, कैसे यूज करोगे, ड्यूरिंग का पोरिंग में क्या क्या चेकिंग करोगे, पोस्ट पोरिंग में क्या चेक करोगे, कंक्रीटिंग डालने के टाइम में क्या क्या चेकलिस्ट होता है। ओके, एंड इसके बाद कंस्ट्रक्शन जॉइंट आप कैसे प्रोवाइड करोगे, ये हाई रिब मेश क्या होता है, एवरीथिंग सब के सब आपको पता होना चाहिए। नाउ जस्ट एनालाइज जितने चीज मैंने आपको पढ़ाया है और आपका नॉलेज कहाँ पे है, इंटरव्यू में आगे वाले बंदे का लेवल कहाँ पे है, आप कहाँ पे हो, तो आपको इस वीडियो से पूरा पता चलेगा। क्योंकि होता है कि कभी कभी आपको लगता है कि मेरे को 2 साल एक्सपीरियंस है, 3 साल है, 4 साल है, फिर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस समझा दिया। इसमें से हाउ मच क्वेश्चंस यू आर एबल टू आंसर, जस्ट ट्राई टू सी। इफ यू आर एबल टू आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, गुड, यू आर इन अ बेटर प्लेस। बट अगर आपको लग रहा है सर मेरे 3 4 साल हो गए, फिर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपने जो लिया था ना, इसमें से मेरे को आई थिंक 20 से 30% ही नॉलेज था। दैट मीन्स इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट यहाँ पे, आपका लेवल यहाँ पे, यू हैव टू रीच हियर। ऑफ कोर्स यू कैनॉट रीच हियर, इट्स ऑल अबाउट अपग्रेडिंग योर नॉलेज, ठीक है। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि आपका नॉलेज, कोई और बंदा जो आपसे ज्यादा नॉलेज रहेगा, वी कैनॉट compete. Only thing is we can try to improve day by day. Okay, and that is possible only through courses. मैं कोर्सेज हर बार क्यों बोलता हूँ, आप कितने भी साइट पे काम करो, मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस आपके पास नहीं आएगा। आ भी जाएगा फिर आपको 8 10 साल लगेंगे। सो व्हाई यू वांट टू वेट टू दैट लेवल, एंड माय एक्सपीरियंस इज डिफरेंट, आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट है। तो इसलिए आई मेरे को दूसरे लोगों का कोर्स के बारे में पता नहीं, हो सकता है आपने बहुत जगह पे कोर्स लिया होगा, आपने कहीं से भी ट्रेनिंग भी किया होगा, ऑफलाइन में भी गए, बट जितना मैं 7 8 साल से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव सीन दैट जिस लेवल का कंटेंट मैंने बना के रखा है ना, तुम ऑफलाइन के 10 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को भी जाके आओगे, फाइनली आप मेरे पास ही आओगे। क्योंकि मैंने उस लेवल पे कंटेंट बना के रखा है, क्योंकि मैंने उस लेवल पे कंटेंट बना के रखा है, दैट इज वाई मेरे को रोज ऐसे रिव्यूज आते हैं स्टूडेंट्स का, ठीक है। एंड मैं किसी को प्लेसमेंट देता नहीं, बट बच्चों को अपने आप प्लेसमेंट मिल जाता है, क्योंकि दिस इज व्हाट कंपनी का रिक्वायरमेंट है। तो कंपनी तुम्हें पूछेगा नहीं ना कि ऑटो लेवल सेट करना आते। मैं बहुत से यूट्यूब के वीडियोस देखता हूँ, बहुत से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के वीडियोस देखता हूँ, ये लोग अभी भी बच्चों को ना ऑटो लेवल सेट करना पढ़ा रहे, वो फ्लाई लेवलिंग पढ़ा रहे, बबल सेट करना पढ़ा रहे, ट्यूब लेवल पकड़ना पढ़ा रहे, और वो प्लम चेक करना पढ़ा रहे। यार ये सब पूरा सुपरवाइजर करेगा, ये सब मेसन करेगा। यू आर ए इंजीनियर, इंजीनियर को ये नॉलेज होना चाहिए, दिस इज द नॉलेज व्हाट इंजीनियर शुड हैव। ये सारे नॉलेज, चेकलिस्ट के नॉलेज, फर्स्ट ये जो वुडन बलिस जो मैंने एक्सप्लेन किया था वो कहाँ पे प्रोवाइड करना है, उसके बाद लैपिंग के बारे में, कंस्ट्रक्शन जॉइंट, कंट्रोल जॉइंट, ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट पढ़ना आना चाहिए, ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। नॉट कि कॉलम का प्लम कैसे चेक करोगे, सावल को कैसे, प्लम बॉब को कैसे पकड़ोगे, टेप कैसे पढ़ोगे। अब मैंने बहुत सारे वीडियोस देखा, टेप कैसे पकड़ोगे उसके लिए उन्होंने 30 30 मिनट का वीडियो बना के रखा है, और साइड पे जाके बच्चों को ना टेप कैसे पकड़ना है उसके ऊपर सिखा रहे। यार टेप पकड़ना इज नॉट, वो इंजीनियरिंग थोड़ी है। वो ऑफ कोर्स आई एग्री कि पढ़ाना है, पर वो कंपनी का रिक्वायरमेंट टेप पकड़ना नहीं है। उसके लिए मेसन है, सुपरवाइजर है, वो सिखा देगा 1 दिन के अंदर। उसके लिए आप 20 25 30 हज़ार की ट्रेनिंग में चले जाते हो। तो डेफिनेटली आई वुड नॉट सजेस्ट ऑल दोस थिंग्स फॉर यू पीपल। इफ यू आर रियली लुकिंग फॉर सम प्रॉपर लेवल ऑफ ट्रेनिंग जहाँ पे आपको कंपनी का रिक्वायरमेंट के हिसाब से सीखना है, डेफिनेटली एनरोल इन माई कोर्स। दूसरी चीज, अभी मैंने आपको प्लास्टर के बारे में समझाया। आजकल प्लास्टर के दिन भी चले गए, जितने भी आप हाई राइज बिल्डिंग बनते देखते हो ना, ये सबसे रेडीमेड प्लास्टर्स आते हैं। देखो ये सब आपके, ये प्रोमैक्स एक कंपनी है, दिस इज फ्रॉम बैंगलोर, दिस इज योर रेडीमिक्स प्लास्टर। ये रेडीमिक्स प्लास्टर निकालो, इसमें थोड़ा पानी ऐड करो, बस मशीन मिल जाते हैं, मशीन से आप प्लास्टर करो। वो सब दिन चले गए, तुमने प्लास्टर सीमेंट लिया, सैंड लिया, मिक्सिंग किया। उन लोगों के पास आजकल इतना टाइम नहीं, तो कंपनी यहाँ यहाँ पे काम कर रही है। गेटिंग माई पॉइंट ना, कंपनी, मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में है, दे यूजिंग रेडीमिक्स प्लास्टर। तो उसका नॉलेज होना चाहिए, उसका स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, इसमें क्यूरिंग का भी जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? तो आप लोग अभी भी सीमेंट मोटर सीख रहे हो, वो कंपनी का रिक्वायरमेंट इधर है, आपका नॉलेज इधर है, तो मैच ही नहीं करेगा। फिर जॉब कहाँ पे मिलेगा? जॉब तो है, पर उस लेवल का आपके पास स्किल्स होना चाहिए। सो दैट इज व्हाट आई ट्राई टू कवर इन ऑल माई क्यूए किसी का कोर्स एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। या आई थिंक इनफ यार, और भी बहुत कुछ है, पर अगेन दैट्स इनफ, क्योंकि बहुत वीडियो बनाएंगे तो आप भी थक जाओगे, मैं भी थक जाऊंगा। अगेन
मैनी थिंग्स आई डेंट कवर, पर मेरा एक क्यूए किसी का भी एक वीडियो है इन माई यूट्यूब चैनल। क्यूए किसी का मैंने एक इंटरव्यू क्वेश्चंस बना के रखा है, वहाँ पे मैंने सब मास कंक्रीटिंग के बारे में हैव एक्सप्लेन्ड यू, कैन इवन वॉच दोज लेक्चर्स ऑल्सो। बट अगेन, आप कितना भी मेरे यूट्यूब के वीडियोस देखो, मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस आपको मैं पूरा कभी यूट्यूब में नहीं देने वाला हूँ। मैं वो सब कुछ मैं अपने कोर्स में डालता हूँ। यूट्यूब में हम कुछ ही वीडियोस डालते हैं। इस कोर्स में लगभग 495 स्टूडेंट्स have enrolled इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। इसमें आपको 30% का ऑफ मिल जाएगा, जब आपको लगभग 10,000 के आसपास एक कोर्स मिलेगा। अगर आपको ईएमआई में लेना, आप ईएमआई में ले लो, 5,000 का 2 ईएमआई यू कैन पे। 5,000 का 2 ईएमआई यू कैन पे, एंड डेफिनेटली जो पैसा आप मेरे कोर्स में इन्वेस्ट करोगे, इट विल गिव यू बेस्ट रिटर्न। 10x का रिटर्न देगा। जितना स्टॉक मार्केट भी नहीं देगा ना, उतना रिटर्न आपको मेरा कोर्स देगा। ओनली थिंग इज, मुझे आपसे 3-4 महीने का टाइम चाहिए। 10 दिन, 15 दिन, 2 महीने में मैं आपको इंजीनियर नहीं बना सकता हूँ। मेरे को मिनिमम 3 से 4 महीने का टाइम चाहिए। सारे प्री रिकॉर्डेड सेशन से यू गेट अ लाइफ टाइम एक्सेस, एंड जितने भी मेरे फ्यूचर के कोर्सेज आएंगे, सब कुछ आपको इसके अंदर मिल जाएगा। सो डाउनलोड इट इफ यू वांट, स्टार्ट विथ माई फ्री कोर्स, एंजॉय इट, एंड इफ यू फील आई एम द राइट पर्सन टू गाइड यू, डेफिनेटली एनरोल इन द कोर्स। एंड रिव्यूज मैंने हर बार आपको दिखाया हुआ है। इफ यू वांट अगेन आई विल शो ऑल द रिव्यूज। ग्रेट कोर्स सर, नेक्स्ट लेवल कोर्स। ठीक है, आपको जो रिव्यूज देखना है, सर मैंने कोर्स लिया था, ये बहुत बढ़िया और क्लियर है और एक्सेलेंट है। ठीक है, बेस्ट कोर्स फॉर कंस्ट्रक्शन साइट इंजीनियर। एंड ये वाला रिव्यूज आप देख सकते हो, ये सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, आज जिन्होंने मेरा कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टर में कोर्स लिया है। एंड दिस आर द स्टूडेंट्स दोज आर वर्किंग इन दुबई। ये बंदा मेरा ऑनलाइन के कोर्स के थ्रू ना वाज एबल टू डू द एग्जीक्यूशन ऑन द साइट। फिर ये बंदा है जो दुबई में जॉब कर रहे हैं, ही हैड एनरोल्ड इन माय कोर्स। ये बंदा भी फर्स्ट इंटरव्यू इसका क्लियर हो गया। सर आई गॉट जॉब अब्रॉड इन माई फर्स्ट इंटरव्यू, नो आई मीन सऊदी अरेबिया। ठीक है, फाइन। एंड ये बंदा अभी एल में काम कर रहा है, ये वाला बंदा। इस बंदे ने 50+ स्टूडेंट्स को मेरा कोर्स के बारे में ही हैज टोल्ड देम टू एनरोल इन माय कोर्स। तो अगेन ऑल दिस आर द कोर्स आई वांटेड टू। हाँ, ये बंदा डीआरडीओ में काम कर रहा है। ठीक है, एंड ये सारे 2-3 साल पुराने वाले रिव्यूज। मैं यूजुअली रिव्यूज बहुत कम दिखाता हूँ, बट ऑफकोर्स कोर्स के अंदर मैं दिखा देता हूँ कि ये सारे स्टूडेंट्स का रिव्यूज है। ठीक है, अवर साइट इंजीनियर्स फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर साइड नीड दिस कोर्स, आई सजेस्टेड देम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देमसेल्व्स आर टेलिंग कि दूसरे लोगों को भी एनरोल करना है। ठीक है, तो ये वाला बंदा मैंने साइट इंजीनियर का कोर्स लिया था। ये सब 3-4 साल पुराने रिकॉर्डिंग है, क्योंकि स्क्रीनशॉट लिया था इसलिए 2 मंथ्स आ रहे हैं, पर ऑल दिस आर 3-4 ईयर्स, क्योंकि मैं 2020 से पढ़ा रहा हूँ, मैं 2018 से पढ़ा रहा हूँ, बट ऑनलाइन स्टार्टेड फ्रॉम 2020, तो 5 साल हो चुका है। दिस कोर्स हेल्प मी फॉर सिक्योरिंग माई जॉब एज अ साइट इंजीनियर। मोस्ट ऑफ द टेक्निकल क्वेश्चन फ्रॉम द। ओके, आपको जो रिव्यूज देखना है, यू कैन सी दैट। ओके सर, आई गिव इंटरव्यू ऑन सैटरडे, टुडे आई गॉट सिलेक्टेड इन साइट इंजीनियर। ठीक है, सो ऑल दिस अदर रिव्यूज, जो रिव्यूज आपको देखना है, यू कैन, दिस बेस्ट प्लेस वेयर इंडिविजुअल कैन लर्न थिंग्स फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, ये बंदा टाटा प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा है, इसको 4 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, बट ही हैज गिवन दिस पर्टिकुलर रिव्यू। ठीक है, सो इन दिस वे आपको जो रिव्यूज चाहिए, यू कैन पॉज माई वीडियो। ओके, ये सारे स्टूडेंट्स मेरे को, बिकॉज मेरा कोर्स इंग्लिश में भी अवेलेबल है, यूडेमी पे भी अवेलेबल है। यूडेमी पे लगभग 190 कंट्रीज के स्टूडेंट्स हैं मेरे ऐप के अंदर, यूडेमी पे। ओके, एंड वट एवर आई टीच, इट इज एप्लीकेबल अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, डोंट एक्सपेक्ट कि सर ये सीख के हम दुबई यूएस में जाके जॉब नहीं कर पाएंगे, यू कैन डू, बट थोड़ा थोड़ा चीज चेंज होता है, बट फंडामेंटल्स रिमेन्स द सेम। इनिशियली आई वाजंट एट अ लेवल टू डू एनी साइट रिलेटेड वर्क माई सेल्फ, बट नाउ आई हैव गुड नॉलेज अबाउट माई फील्ड। ठीक है, नाउ आई कैन डू एनी वर्क दैट आई लर्न सो फार। वंडरफुल एक्सपीरियंस। ये सब नाइजीरिया, यूएस, वहाँ युगांडा, वहाँ के स्टूडेंट्स, ये सारे चीज़, उनका नाम भी आप देख लीजिए। ठीक है, फाइन, दैट्स इट यार, दैट्स इट। और भी है रिव्यूज, बट काफ़ी है इतना, बहुत कुछ मैंने दिखा दिया। सो लास्ट फाइनल थिंग, इफ यू लाइक माई वीडियो, डेफिनेटली डोंट सब्सक्राइब। मेरे चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, इंटरव्यू को और भी 2-3 वीडियो मैंने बना के रखा है, क्योंकि किसी को उसको देखो, बहुत सारे कंटेंट है। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि मेरा कंटेंट अच्छा है, डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको डाउनलोड करिए, एनरोल इन द फ्री कोर्स। एंड अभी हमारा जब ऑफर, अभी तो ऑफर चल रहा है 30% का, डेफिनेटली एनरोल इन दिस कोर्स एंड यू विल गेट अ गुड नॉलेज। सो आई विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।